नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में सरकार कहां है, ये आज की तारीख का सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है दोस्तों। सरकार होती तो देश में कानून व्यवस्था कायम दिखती, कहीं कोई गड़बड़ होती तब भी उसे फौरन संभाल लिया जाता। सरकार होती तो देश में विकास के काम होते नजर आते। सरकार होती तो संसद भी चलती दिखाई देती। लेकिन देश में सरकार नहीं है, केवल बीजेपी है। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी हैं और मोदी जी तो सरकार में नहीं बल्कि चुनाव में ही दिखाई देते हैं। अभी इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसकी घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सब जगह वोटर्स को अपना चेहरा दिखा करके मोदी जी आ गए हैं। लेकिन संसद उनका चेहरा देखने के लिए तरस गई है और आज तो संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि बिरला साहब लोकसभा में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने सदन में आने से इनकार कर दिया। तो उनकी जगह आंध्र प्रदेश के राजमपेट से सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने लोकसभा की कार्यवाही संभाली। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ओम बिरला तब तक संसद नहीं आएंगे जब तक विपक्ष हंगामा करना बंद नहीं करता। कितने कमाल की बात है कि पीएम मोदी संसद को भी अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। मोदी पीएम की गद्दी पर तो बैठ गए हैं, आप सब जानते हैं, 2014 के बाद से, फिर 2019 में भी। लेकिन लगता है कि लोकतंत्र का सबक अब तक उन्हें समझ नहीं आया है। संसद में सवाल करना और सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का हक है, उनका फर्ज है। और फर्ज तो उनका है, यानी कि सत्ता पक्ष का, लेकिन हक है विपक्ष का सवाल पूछना, जवाब मांगना। अगर सरकार इससे पीछे हटेगी तो विपक्ष हंगामा करेगा ही। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो हंगामा चाहती है या सदन को चलने देना चाहती है। लेकिन यहां तो लोकसभा स्पीकर इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। स्पीकर होने के नाते वो पीएम से कह सकते हैं कि वो सदन में आएं और जवाब दें। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ विपक्ष सदन के अंदर हंगामा कर रहा है? क्या सत्ता पक्ष सदन के अंदर चुपचाप शांतिपूर्ण बैठा हुआ दिखाई देता है, शांतचित्त बैठा हुआ है? जवाब में अगर जवाब दिया जाए तो ना में मिलेगा जवाब। सत्ता पक्ष की संख्या ज्यादा है और उनकी आवाज बहुत उसी अनुसार ज्यादा सुनी जाती है, ऊंचाई के साथ उनकी आवाज आती है। मगर हंगामेबाज तो विपक्ष को ही कहा जा रहा है। खैर, इधर राज्यसभा का हाल भी बुरा है। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 60 नोटिस दिए, 267 रूल के आधार पर, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर लिया है। और इससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद इंडिया के सदस्य, जो गठबंधन है विपक्षी दलों का इंडिया, उसके सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। गनीमत है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने इंडिया से मुलाकात का वक्त निकाला, क्योंकि आज जैसा माहौल है उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता अगर राष्ट्रपति भी कह देती कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष मणिपुर जाकर आ गया, इसीलिए हम उससे नहीं मिलेंगे। खैर, आज इंडिया से राष्ट्रपति की जो मुलाकात हुई उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, जरा उसे जल्दी से सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ है इस चर्चा में, लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे मिलने के बाद, राष्ट्रपति से मिलने के बाद पत्रकारों से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और दूसरी बात भी हम वहाँ पर बताए, जो वहाँ पर सरकारी, मुझे कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहाँ पर हजारों वेपन्स आ रहे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे, कहाँ से आ रहे, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब दो कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे, चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजर्नमेंट मोशन, ये हमेशा पहले देते गए हैं। हमारे पास, मैं पढ़ के बता सकता हूं, लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूँगा, 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण है जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन एडजर्नमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया है। लेकिन ये सरकार
ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक। दूसरी चीज, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है, वहां पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते। और तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। खड़गे साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम मणिपुर का दौरा करें और वहां शांति बहाली के लिए कदम उठाएं। अब तक विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुला रहा था दोस्तों, अब वो उनसे मणिपुर जाने की मांग भी कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि मोदी जी वहीं जाते हैं जहां चुनाव होते हैं। विपक्ष ने भी अब मोदी जी का गेम प्लान समझ लिया है, इसीलिए अब इंडिया भी चुनाव की रणनीति सोच समझकर बना रहा है। 9 अगस्त को राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ धाम में एक सभा कर रहे हैं और इसे एक तरह से राजस्थान के लिए कांग्रेस का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी है और ऐसे में इस रैली में बड़ी संख्या में आदिवासियों के पहुंचने की उम्मीद कांग्रेस जता रही है। राहुल गांधी ने आज कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बैठक की है और इससे पहले एनएसयूआई की बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि वो पूरे देश के विश्वविद्यालयों के छात्रों से मिलना चाह रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने अब एक प्रोग्राम भी तैयार कर लिया है। इस तरह नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी युवाओं को जोड़ने का नया दांव चलने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का प्लान भी तैयार हो ही गया है। तो साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हुए और लोगों को कांग्रेस से जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ध्रुवीकरण की राजनीति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर के बाद हरियाणा की घटना ने बीजेपी के प्लान की पोल खोलकर रख दी है। आपको याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार एक गंभीर इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी 2024 चुनाव से पहले कोई हमला या हिंसा की कोई वारदात करवा सकती है ताकि उसका चुनावी फायदा वो उठा पाए। आप याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले डीबी लाइव पर भी उन्होंने इस बारे में खुलकर अपनी बात कही थी। वहीं कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में मलिक ने कहा है कि हरियाणा के नूह में शुरू हुई और राज्य के अलग अलग हिस्सों में फैली हिंसा अनायास नहीं थी। सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के मकसद से 7 से 8 अलग अलग स्थानों पर हुए हमले सुनियोजित थे, यह सत्यपाल मलिक ने कहा है। और सत्यपाल मलिक का यह इल्जाम चौंकाने वाला है, एक तरह से खतरे की घंटी है दोस्तों। पिछले चुनाव से पहले पुलवामा था, इस बार मणिपुर हरियाणा है और आगे न जाने क्या क्या होगा। वैसे बीजेपी की ध्रुवीकरण की नीति से अब उसके सहयोगी बिदकने लगे हैं। हरियाणा में ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिंसा के लिए वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया है। और इधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा के अधिकारियों से यह तय करने के लिए कहा है कि रैलियों में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण न हो या हिंसा या संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। जहां जरूरत हो वहां अतिरिक्त बल तैनात करें और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करें, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और अदालत ने इस निर्देश का पूरा पालन करने के लिए भी कहा है कि इस निर्देश का अगर पूरा पालन होगा तो फिर दंगा भड़कने की साजिशें काफी हद तक रुक सकेंगी। तो नफरत की दुकान लगाने वाले चाहे जितनी कोशिश कर लें, उन्हें रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है और अदालत से भी निर्देश मिल रहे हैं। तो यही इस वक्त राहत की बात है। वैसे बीजेपी अब भी नफरत और गुस्से की जुबान में ही बात कर रही है, बोल रही है। कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि भाजपा, मीडिया और उसके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का कैरोसिन फैला दिया है। शाम को आप लोगों ने सुना भी, हम लोगों ने आपको राहुल गांधी के इस बयान को भी सुनाया था जो राहुल गांधी ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में देकर के बोल के आए थे। और वही यहां लिख भी रहे राहुल गांधी की भाजपा मीडिया और उसके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का कैरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। मोहब्बत ही है जो इस आग को बुझा सकती है। तो उसके जवाब में सामने खड़े हो गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उन्होंने राहुल गांधी के नफरत की दुकान को उन्होंने कुतुब मीनार कह दिया और कहा
कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत की राजनीति करते हुए आज प्यार का ज्ञान बांट रहे हैं। इस ट्वीट से दोस्तों समझ में आता है कि बीजेपी अपनी बांटो और राज करो की रणनीति पर ही चलेगी, लेकिन विपक्ष उसे इससे हिलाने के लिए तैयार है। अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 6 अगस्त को केंद्र के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाएगी, क्योंकि केंद्र राज्य को फंड नहीं दे रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे बाकी राज्यों की भी यही हालत है, यही शिकायत है। अगर तमाम गैर बीजेपी सरकारें इस तरह मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लें तो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ हलफनामा लेकर के 31 तारीख को, उनका केस 4 तारीख को है, परसों केस की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, आप जानते हैं। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के लिए कहा था पूर्णेन मोदी को, और मोदी साहब जो हैं वो पहुंच गए, पूर्णेश मोदी को, माफी चाहूंगा, पूर्णेश मोदी को। पूर्णेश मोदी साहब जो हैं वो हलफनामे के साथ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट 31 तारीख को, 31 मार्च को, परसों। उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। राहुल गांधी की छवि जो है वो आपराधिक है, आपराधिक प्रवृत्ति है, और ऐसी 2 बातें और भी हैं, उन सब पर चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे आगे। और उसके खिलाफ आज राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी है, जिस पर सुनवाई परसों है। तो बहुत कुछ है। पूरे दिन भर की घटनाओं को आपके सामने रखने की कोशिश इसलिए होती है क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करें, पहुंचा दें आप तक। जो कुछ चल रहा है, जो बातें छिपाई जा रही हैं आप तक, उन बातों को आप तक हम पहुंचाएं। और हम समझना चाहते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लिए विपक्ष की मजबूत रणनीति क्या है, और दूसरी तरफ क्यों संसद से और सड़क से भी नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं, बीजेपी भाग रही है। और इस बीच जो कुछ हो रहा है हरियाणा में, जो कुछ हो रहा है मणिपुर में, और जो कुछ चलती ट्रेन में हुआ, उन सब का जिम्मेदार कौन है। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया बिगाड़ेगा बीजेपी का गेम प्लान। एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ हम, और क्या मोदी जी सीखेंगे लोकतंत्र का सबक, या फिर सत्ता से बाहर होने के बाद भी बाद ही याद आएगा जो लोकतंत्र का पाठ है वो। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय शुक्ला जी, हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और साथ में इधर स्टूडियो में शकील अख्तर जी हैं। शकील अख्तर जी का नाम चेंज कर दें, अजय जी का नाम शकील अख्तर जी के पास चला गया है, और सुनील शुक्ला जी अभी आए नहीं हैं तो उनका नाम भी है, जरा चेंज कीजिए नाम। और ये प्रोडक्शन में होता है, हड़बड़ी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम साथी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास। बहुत कुछ अजय जी हम देख रहे हैं, और इन सब में अगर देखा जाए तो चाहे हरियाणा हो चाहे मणिपुर हो, उन सब की बातें खूब हो रही पिछले 2-3 दिनों से, और होंगी भी ऐसी घटनाएं शुरुआत से ही, सड़क पे या संसद में, जहां से मोदी जी को जहां होना चाहिए था वहां मोदी जी दिखाई नहीं देते। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और अजय जी के पास हूं। अजय जी, पहला ओपनिंग कमेंट आपसे, कैसे देखा जाए जो कुछ हो रहा है, विपक्ष जो मांग कर रहा है, और उसके बाद भी यहां एक दूसरी राजनीति दिखाई दे रही है। उस राजनीति का नाम क्या दिया जाए, कैसी राजनीति हम देख रहे हैं, और क्या 2024 से पहले इससे भी खराब, बदतर स्थिति में राजनीति को हम देखेंगे? राजीव जी, मैं एक लाइन में यदि कहूं तो ये कहता हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें यह प्रधानमंत्री भी देखने को मिलने वाला था, और ऐसे वक्त में मतलब हमें विंस्टन चर्चिल की वो बात याद आती है जो उन्होंने अपने सदन में कही थी कि एक वक्त में हिंदुस्तान के अंदर इतने भूसा किस्म के, इतने धूर्त मक्कार राजनेता आएंगे जो इस देश में हवा पानी पर भी टैक्स लगा देंगे और इस देश को खत्म कर देंगे। आज हम कमोबेश, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हम यदि उनकी उस समय की गई इस भविष्यवाणी को देखें तो आज हमें सारी चीजें होती दिख रही हैं। हवा पानी पर भी टैक्स लग रहा है,
धूर्त नेता और मक्कार नेता भी आ रहे हैं। उसने एक शब्द और कहा था कि उनकी बोली मीठी होगी लेकिन मन के अंदर कालापन होगा, तो वो भी हम देख रहे हैं। आज जो मणिपुर में हो रहा है, इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो कहा कि 555 इस तरह की एफआईआर है, मतलब हम तो एक एफआईआर जिसमें 3 महिलाओं का जिक्र है उसी की बात कर रहे थे, उसी का वीडियो देख के विचलित थे, पूरी दुनिया विचलित है, दुखी है। हम शर्मिंदा नहीं है, दुखी है। शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए जो ये कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उसे रोक नहीं पा रहे। वो अभी हम शांत नहीं हो पाए थे। नूह मेवात में जो हुआ, आप याद करिए, जब राणा प्रताप के लिए लड़ना था तो यही नूह मेवात का ही वो मुसलमान था जो उनके लिए लड़ा था, अकबर से लड़ा था, अकबर की सेना से लड़ा था। आज वो देशद्रोही है, गद्दार है, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। तीसरी चीज, ये वही लोग हैं जो देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ लड़े थे, और जब देश बंटने की नौबत आई, इन पर हमला बोला गया। और हमला बोलने वाले कोई वो नहीं थे, वही नफरती लोग थे, वही लोग थे जो चाहते थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत की थी गांधी जी ने, और जाके वो चिट्ठी सौंप रहे थे वायसराय को कि नहीं हुजूर, आप यहां से जाइए मत, आप तो मालिक हैं, हम आपके साथ हैं। वही लोग थे जो हमला कर रहे थे इन पर। तो आप समझिए कि वह स्थिति है, वो नफरत वाले लोग थे। गांधी जी वहां गए थे और उन्हें रोक करके मनाया था कि नहीं, आप छोड़ के मत जाइए, आपने देश के लिए बहुत योगदान किया है। वो गांधी जी पर भरोसा करके इस देश में रुके थे। आज उन पर हमला हो रहा है। स्थिति ये, जिन्होंने देश के लिए अपने लाखों लोग खोए, आज उनको मारा जा रहा है, उन पर हमला हो रहा है। और इस साजिश की बात मुख्यमंत्री हरियाणा के जब करते हैं तो बिल्कुल मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, ये साजिश थी, लेकिन ये साजिश मुख्यमंत्री की पार्टी के लोगों ने, उनके संगठन के लोगों ने, उनके मात्र संगठन के लोगों ने की थी या किसी और, यह जांच का विषय है। यह भी देखने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, इंद्रेश कुमार जिसे चलाते हैं, ये वही इंद्रेश कुमार है जिसने भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में मुलजिम रहा था, और उसे कैसे बचाया गया है हम सब जान रहे हैं। और उस तरह के लोग हैं, उस तरह के लोग जहां पर हो, वो क्या क्या करा सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह भी एक जांचने का विषय है। यह भी जांचने का विषय है कि 75 साल में वहां पर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, आखिर अभी क्यों हो गया? 3 साल पहले इसका प्रयोग वहां पर शुरू हुआ। हालांकि देश की बात करेंगे तो देश में तो इसका प्रयोग शुरू हो गया था आजादी के पहले, और उस नफरत की बुनियाद पर ही आरएसएस का गठन हुआ था। आरएसएस बना ही नफरत के सहारे, किसी सकारात्मकता के लिए नहीं बना था, और उसने वही किया, और जिस तरीके से किया वो चीजें हम देखते हैं। तो 3 साल पहले जब वहां पे जुलूस निकालना शुरू किया गया, चलिए 2 साल कुछ नहीं हुआ, इसी साल क्यों हुआ? क्योंकि उसके पहले साजिश रची गई। मोनू मानेसर, जिस पर आरोप है कि उसने राजस्थान के कुछ मुस्लिम्स के ऊपर हमला करके उन्हें गौ हत्यारा बता के उन पर हमला किया था, हालांकि वो गौ हत्यारे नहीं थे, उनको मार डाला था, यह आरोप है। और जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस आती है तो उस पुलिस पर हमला होता है, पुलिस के खिलाफ उल्टा राजस्थान की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अंततः समझौता इस आधार पर होता है कि चलिए आप मोनू मानेसर को बचा दीजिए।
हम आपका मुख्यमंत्री कहता है मोनू मानेसर को चाहे तो राजस्थान पुलिस पकड़ सकती है, तो साहब तब क्यों नहीं बोले थे, तब क्यों नहीं पकड़ाया था? क्योंकि आप एक नफरत की आग जलाना चाहते थे और वो आपने कर लिया। और जिस तरीके से मस्जिद के सामने खड़े होकर ये जुलूस से निकले लोग गालियां दे रहे थे, तमाम नफरत की बातें कर रहे थे, न जाने ऐसे शब्द बोल रहे थे कि कोई भी उसमें एकदम से प्रतिक्रिया आ जाए। मैं तो ईमानदारी से कहता हूं, मैं भी मानव हूं, यदि मेरे सामने कुछ इस तरह से मेरे बारे में या मेरे धर्म के बारे में कहा गया होता तो मैं भी शायद हमला करता। उन्होंने पता नहीं हमला किया कि नहीं किया, या मुस्लिम मंच वालों ने ही सिर्फ किया, यह देखने वाला है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, उसकी सत्यता भी यहां पर रखने वाली है, मोनू मानेसर का रोल पर रखने वाला है, उस पूरी साजिश को रचने वाली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बीएचपी बजरंग दल की भी भूमिका तय करने वाली है। और यह भी तय करने वाला है कि इस घटना के तुरंत बाद गुड़गांव में जिस तरह से मस्जिद जलाई गई, उस वहां के मौलाना को जला दिया गया जिसने सारे धर्मों को एक करके एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने का गीत गाया था कि सब एक हो, एक गुच्छे में हो जाए, उसको मार दिया गया। और जिस तरीके से दिल्ली के नगलोई थाने के सामने गेट पर इतने नफरत वाले नारे लग रहे थे, पुलिस तमाशाई बनी देख रही थी। बल्लभगढ़ में जिस तरीके से पुलिस की सुरक्षा में चल रहे वो जो नारे लग रहे थे, जितने गलत बातें कही जा रही थी, उन्हें लिया नहीं जा सकता है चैनल पे नाम। उस तरह से करने वालों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही थी? भिवानी में इसी तरीके से हुआ, इसी तरीके से नूह के बगल के और हुआ। तो इस तरह से जिस तरह से हो रहा है और लगातार इसे बढ़ाया जा रहा है, पनपाया जा रहा है, ये नफरत की राजनीति करके वोट हासिल करने की जो राजनीति कर रही है भाजपा, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और उनके लोग, यह देश को खत्म कर देने जैसा है और इसमें वेस्टर्न चर्चिल की बात को सही साबित करने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर बहुत सारी बातें हो भी रही हैं। जो आप कह रहे हैं वो तमाम एक पहलू है जिसको सामने आना चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे अब हरियाणा की घटना हो, ये घटना क्या चुनावी साल में होना ही था? एक बड़ा सवाल है। अब जरा हम बढ़ते हैं उधर और इसके सियासी मायने समझने की कोशिश करते हैं। मीनू जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या सियासी मायने हो सकते हैं? सत्यपाल मलिक हमारे चैनल पे प्रशांत टंडन जी को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो ये बात दोबारा इंटरव्यू में भी वही बात उन्होंने कही है और वो बार बार कह रहे हैं इस बात को। जिस भी मंच पे सत्यपाल मलिक जा रहे हैं, बड़ी साफ गोई के साथ ये बात कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ये चुनावी गेम प्लान है और जो हरियाणा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, ये तो होना ही था। जब ये चुनावी सियासी गेम प्लान है तो ये तो बहुत खतरनाक गेम प्लान है। और इस गेम प्लान में विपक्ष को आप कहां देखती हैं? विपक्ष क्या इस गेम प्लान को पार कर पाएगा? अगर आग का दरिया है तो उसको पार कैसे करके जाना है, यह विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को कैसे विपक्ष देख रहा है? मीनू जी। जी राजीव जी, देखिए, ये सरकार इस देश की जो बेरोजगारी है, इस देश में जो कमर तोड़ महंगाई है, इस देश के जो अन्य मुद्दे हैं, जिसमें अग्निवीर का भी मुद्दा आप डाल लीजिए, आप 370 का मुद्दा डाल लीजिए, सीएए का मुद्दा डाल लीजिए, और सांप्रदायिकता तो सबसे पहले, नफरत का जो आंधी बह रही है, तो वो इन्होंने चला रखा है क्योंकि इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस देश को। ना इनको गवर्न करना आता है, इनको रूल करना आता नहीं है। तो इनके पास एक यही तरीका है और ये 1925 से चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा और अभी तो 2024 तक ये चलेगा इनके पास, क्योंकि और मुद्दा नहीं है जीतने के लिए 2024, तो ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपने पूछा कि विपक्ष इसको कैसे पार पाएगा, मतलब कुछ काउंटर कर पाएगा या नहीं। देखिए, जो काउंटर विपक्ष जरूर कर पाएगा इसका, आप ये देखिए कि जो आपने आदिवासी का देखा मध्य प्रदेश में, जो उसमें पेशाब कर रहे हैं प्रवेश शुक्ला जी उसके मुंह के ऊपर, शरीर के ऊपर, उसकी कितनी जबरदस्त प्रतिक्रिया लोगों में आई। उसके बाद ये जो आपका मणिपुर की घटना हुई, इससे तो बिल्कुल ही तार तार हो गई चेतना लोगों की। उसके बाद ये ट्रेन में जो उसे सिपाही ने मारा और चुन चुन के मारा मुसलमानों को, उससे बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है लोगों की। वो जो लोग जो मुंह अंधभक्त बने बैठे थे, उनमें से बहुत सारे लोग
मेरे पास कई फोन आए, जो ये हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही है उसमें लोग बात करते करते रोने लगे कि ये क्या हो रहा है मीनू जी। मैंने कहा भाई आप धैर्य रखिए, और ये अगर आप ये जो आप रो रहे हैं ना, ये बड़ा शुभ लक्षण है इस देश के लिए, कि अगर आप रोने लगे इस देश के हालात को देख के। और मैंने कहा खुद को अब सोचिए, आत्ममंथन करिए। तो ये विपक्ष जो है इस वक्त जो विपक्ष की एकता की कमी 2014 और 2019 में स्पष्ट तौर पे दिखाई दी थी, उसमें साफ साफ अब एकता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए, मणिपुर भी गए, वो इकट्ठे ही गए। इस वक्त जो लोकसभा में जो विरोध कर रहे हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। हर तरीके से वो लोग अभी तक तो वो इकट्ठे हैं, और यही चीज इनको घबराहट पैदा कर रही है। तो इसमें जो ये घबराहट इनकी जो है, ये जितने घबराएंगे उतना ही ये इस तरह के कामों को अंजाम देंगे। और एक इन्होंने नया पैटर्न और लागू किया है इस बार, ये जो जहां मुस्लिम आबादी जिन राज्यों में ना के बराबर है, बहुत कम है, वहां इन्होंने सांप्रदायिकता का जहर बोना शुरू कर दिया है। आप उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, अभी हरियाणा की भी बात करूंगी मैं। उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, वहां के मैदानी हिस्से में, हरिद्वार की तरफ, रुड़की की तरफ, वहां कुछ कंसंट्रेशन है मुस्लिम आबादी का। पहाड़ में तो मुस्लिम आबादी ना के बराबर है, बिल्कुल मिनिस्क्यूल। इन्होंने वहां सांप्रदायिकता फैला दी पुरोला में, जिसके वहां पे 40 परिवार भी नहीं है उस पुरोला में, उत्तरकाशी जिले के अंदर। और उन 40 उनको लेके इन्होंने वहां सांप्रदायिकता, वहां विकासनगर में इन्होंने सांप्रदायिक दंगे फैला दिए। ये सारा उधर पहाड़ का ही इलाका है सारा। उसके बाद क्योंकि लेकिन वहां मुस्लिम आबादी कम थी, उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि जहां मुस्लिम आबादी का नामो निशान नहीं है, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसविदा तैयार हो रहा है। मतलब वहां सबसे पहला राज्य जिसने आयोग बैठा दिया। और मुस्लिम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुओं की भलाई का कोई काम है, उसमें महज मुसलमानों का दानवीकरण, उनकी परंपराओं का या जो उनके सामाजिक रीति रिवाज है उनका मखौल उड़ाना। इसके बहाने की मखौल उड़ेगा और उनको लगता है कि इससे ध्रुवीकरण होगा। ये हुआ। हरियाणा में देखिए आप 2.5 करोड़ के करीब आबादी बताते हैं और उसमें से 17 लाख मुसलमान है। ये नूह का इलाका जिसमें की हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, वहां पे आपने हिंदू मुसलमान बना दिया। आपको डर नहीं लग रहा है कि आपके अभी आप G20 करने जा रहे हैं, वहां ये तस्वीर देखेगी, मणिपुर की देख लिए, अब ये देखेगी आपके रेलवे में आपका नाम लेके, मोदी योगी का नाम लेके तथाकथित तौर पे जो उस वीडियो में दिखाया जा रहा है, वो नाम लेके आपके नाम पे वहां पे लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। नंगा नाच हो रहा है हिंसा का। आप क्या दिखाएंगे विदेश को, जो आपके गेस्ट आएंगे। और ये जो नूह की हिंसा है राजीव जी, मेरा हरियाणा से एक नाता है और मैंने उस इलाके में, साउथ हरियाणा में बहुत लंबा समय गुजारा है। मैं उस नूह के इलाके की सारी ये जानती हूँ, कल्चरल और टोपोग्राफी और डेमोग्राफी सब कुछ। तो वहां पे उस इलाके में वहां के जो मुस्लिम आबादी है, ये बहुत बड़ी आबादी है और वहां का सारा व्यापार ये रीढ़ है वहां के व्यापार की। वहां के जो व्यापारी हैं उसमें ज्यादा तौर पे संघी, सब भाजपाई, लेकिन उनका व्यापार इन्हीं लोगों से चलता है। दे कैनॉट अफोर्ड टू फाइट विद मुस्लिम्स, कि उनको ये बाहर से जो लोग ले जाए गए वहां पे यात्राएं निकालने के लिए, ये उनका काम है क्योंकि इनको फैलाना है। इसमें राजस्थान का भी एंगल है, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका लगता है जो जहां पे मेवात का इलाका, जो जिसको मेवात रीजन कहते हैं, वो लगता है। तो वहां पे थोड़ा भड़काओ, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। तो ये इनका क्या है कि कर्नाटक, यूपी के इलेक्शन हो रहे हैं, कर्नाटक में हिजाब विवाद चला रखा है ताकि यूपी का इलेक्शन प्रभावित हो। इनकी ये भी स्ट्रेटजी रहती है कि जिस राज्य में चुनाव है वहां नहीं करेंगे डायरेक्ट कुछ भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, दूसरे में करेंगे कि वहां से उसका वेव्स जो है वो चुनावी राज्य में पहुंचे। तो इनका ये चल रहा है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अभी जाट उसकी बात हो रही है, मेरे पास मैसेज भी आए कि जाटों ने साथ नहीं दिया इनका मेवात में। तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि अंदर से ही विरोध आएगा, तभी कमजोर पड़ेंगे। और वो पढ़ना भी चाहिए, और ये चीजें बहुत लंबी चला नहीं करती, अंत आएगा इन चीजों का। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, अंत आएगा इन चीजों का। लेकिन क्या ये शुरुआत है चुनाव से पहले? चुनाव से पहले की शुरुआत है ये, और अगर ऐसी शुरुआत है तो ये बहुत खतरनाक शुरुआत है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, कैसे देखा जाए, क्या विपक्ष मजबूत रणनीति बना पा रहा है, या बनाएगा, या बना चुका है? कैसे देख रहे हैं?
राजीव जी, जो हरियाणा में हो रहा है ये विपक्ष की रणनीति की वजह से ही हो रहा है। आप देखिए, जब तक बेंगलोर में इंडिया गठबंधन या इंडिया नाम नहीं आया था तब तक सब ठीक चल रहा था। जैसे ही ये गठबंधन दिखाई दिया और पहला उसमें हुआ कि एनडीए गठबंधन बनाने की कोशिश की गई, वो एनडीए गठबंधन हम आप कई बार चर्चा यहाँ पे कर चुके हैं, उसकी असलियत को बताने का बार बार कोई वो औचित्य नहीं है। तो वो एक मोहल्ले की क्रिकेट टीम जिस तरह बनती है उस तरह से बनाया गया है वो गठबंधन है। अब इंडिया जब से गठबंधन बना है आप देखिए कि तब से ये समस्याएं जो हैं शुरू होती दिखाई दे रही हैं और बहुत ऑर्गेनाइज्ड सोशल मीडिया और कुछ मीडिया संस्थानों के मदद से, उकसावे से शामिल करके उनको ये दंगा कराया गया है। बड़ी सिंपल सी एक बात आ रही है कि अभी जो गुड़गांव के सदस्य भी हैं, एमपी भी हैं गुड़गांव से, और एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं राव इंद्रजीत, वो कह रहे हैं कि इतनी संख्या नहीं आनी थी वहां पे, हथियार कैसे आ गए। डिप्टी सीएम भी वहां के कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये कैसे हो जाता है? देखिए, कई सारे फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स भी अब इस बात को कह रहे हैं। बड़ा सेट पैटर्न है इसका। प्रशासन ने कहा दंगा आपको रोकना है, पीस कमेटियां बनती हैं, पीस कमेटियां सब जगह हैं, उस पीस कमेटी की मीटिंग होती है। ये जुलूस में हथियार कैसे आ गए? तस्वीरें और वीडियो में दिख रहे हैं हथियार, वहां पे गाने कैसे बने, और ये पूरा मोडस ऑपरेंडी यही है। मैंने यही बिहार में देखा 2 बार दंगों में, अभी सासाराम और बिहार शरीफ में भी यही हुआ कि जहां मुस्लिम आबादी है वहां पे जाके आप ऐसे प्रोवोकेटिव नारे लगाएंगे कि रिएक्शन हो। हथियार कैसे आ गए वहां पे? अभी सोशल मीडिया पे बीजेपी के पदाधिकारियों का मैं देख रहा हूं तस्वीरें, जो त्रिशूल बांट रहे हो, त्रिशूल वो धार्मिक त्रिशूल नहीं है, वो हथियार नुमा चीजें हैं। वो जैसा त्रिशूल हम आप समझते हैं, देखते हैं साधुओं के पास, वो त्रिशूल वैसा नहीं है। तो पीस कमेटी की मीटिंग क्या हुई थी? क्या प्रशासन जवाब दे इस बात का? पीस कमेटी मीटिंग में रूट तय होता है और बड़ी सिंपल सी बात है। ये सब लोग एकेडमी से पढ़ कर आए हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको पता नहीं है कि अगर टेंशन है, कहीं पे तनाव है, तो आपको जुलूस की अनुमति नहीं देनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैमरे लगाओ। क्या ये ऐसी कोई बात है सुप्रीम कोर्ट ने कह दी जो एक सब इंस्पेक्टर लेवल के आदमी को भी समझ में नहीं आएगी, या उसका कॉमन सेंस नहीं कहता है कि कैमरे होने चाहिए? दूसरी बात की जो मीनू जी बात कह रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैं भी सोच रहा था कहने की बात, अच्छा हुआ उन्होंने कह दिया। अभी पिछले महीने गुड़गांव में राजीव जी क्राइम और सिक्योरिटी पे G20 की बैठक हुई है। इसी गुड़गांव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जिस गुड़गांव में इंटरनेट बंद हुआ, इंटरनेट सस्पेंड दंगों की वजह से, ये विश्व गुरु अपनी क्या छवि बना रहे हैं। अगले महीने समिट होनी है 9 और 10 तारीख को सितंबर में। G20 के लोग आएंगे और दिल्ली के बगल में कर्फ्यू लगे होंगे। ट्रम्प आए थे तो भी ये हुआ था, लेकिन ट्रम्प तो चलो मानो कि मोदी जी के सहयोगी थे, मित्र थे। अभी तो सारे कंट्री जो आ रहे हैं वो देखेंगे ना, अगर वो भारत में आएंगे तो उनके होटलों कमरों में भारत के अखबार भी पहुंचेंगे ना। उनके कमरे में मीडिया जो लगा होगा, टेलीविजन सेट, वो हिंदुस्तान की खबरें दिखाएगा ना। गुड़गांव की क्या तैयारी है? तो पूरा ये सोशल मीडिया से कराया हुआ ये दंगा है। उसकी सीक्वेंस अगर आप देख लें, कब किसके वीडियो आए, मैं उन लफंगों के नाम यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ जो इसमें वीडियो भेज कर वहाँ पे भावनाएं भड़काते हैं।
लेकिन इन सब को ऊपर से बिना पुलिस की सांठगांठ के, बिना राजनीतिज्ञों की सांठगांठ के इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि हथियार लेके जुलूस निकाल ले। अभी इतनी हिम्मत भारत में कभी नहीं है किसी की। तो ये, और अब देखिए कि जो अभी शकील जी बताएंगे कि वहाँ का समाज कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल बूमरैंग करेगा। आप देखिए हरियाणा में भी बूमरैंग करेगा और राष्ट्रीय स्तर पे बूमरैंग करेगा। इसमें एक दो बातें और हुई हैं। विपक्ष को, जो सतपाल मलिक कह रहे हैं बार बार, विपक्ष को अलर्ट चला गया है कि अब उनको कैसी राजनीति करनी है, एक बात। और दूसरा, मीडिया का एक धड़ा एकदम एक्सपोज हो गया है। वो औद्योगिक घराने भी एक्सपोज हो गए जो उन मीडिया को चला रहे हैं और जहाँ पे नफरत की बातें हो रही हैं, जो आपने अपने विचार में भी इस बात को रखा है मीडिया को लेकर। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हो गई हैं, जो कि आगे आने वाले समय के में विपक्ष की रणनीति को तय करवाएंगी कि विपक्ष को क्या करना है। और मीडिया का एक्सपोज हुआ, ये बड़ा अच्छा हुआ। कुछ हो रहा है, विपक्ष की रणनीति क्या कुछ होने वाली है। शकील अख्तर जी, आपके पास आ रहा हूं। और जो एक बात कह रहे थे, मीनू जी ने भी अपनी बात रखी है और प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे, और उनसे पहले हमारे साथी अजय शुक्ला जी ने भी अपनी बात रखी थी। और हम थोड़ा केंद्रित थे हरियाणा पे, जरा उससे बाहर भी निकलने की कोशिश करते हैं और थोड़ा समझने के, आपके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की रणनीति, और उसमें राहुल गांधी का केस भी सामने है अब। और अभी जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो एक ब्रेकिंग खबर थोड़ा बहुत हमने बताया भी। यहीं से चाहूँगा आपसे शुरुआत कि क्या एक पूरी रणनीति के तहत, मजबूत रणनीति के तहत 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है? और जैसा प्रशांत टंडन जी की माने कि ये जो कुछ हो रहा है ये विपक्ष की मजबूत रणनीति के कारण ही हो रहा है, उसी का ये रिएक्शन है जो नहीं होना चाहिए। देखिए राजीव जी, दो बातें हम हमेशा से कहते रहे और इन पे यहाँ आपके चैनल पे भी बोला और कई इस पे लेख भी लिखे और खूब गालियाँ भी खाई। पहली बात तो हम हमेशा से ये कहते रहे पिछले करीब 3-4 महीने से कि विपक्षी एकता बहुत ज़रूरी है। जब विपक्षी एकता होगी तो उसके बाद ये देखने में बहुत मज़ा आएगा कि मोदी सरकार उस पर किस तरह रिएक्ट करती है। और आज वही हो रहा है। और वही प्रशांत जी कह रहे थे कि जिस दिन तक इंडिया नहीं बना था बेंगलोर में, तब तक सब कुछ शांत था, और इंडिया बनते ही इन लोगों के अंदर पैनिक रिएक्शन शुरू हो गया। तो एक बात ये हमेशा से कहते रहे और हम कहते रहे कि ये आप और कांग्रेस का फैसला, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का फैसला, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का फैसला, बाकी सारे फैसले शरद पवार का, ये सब बाद में होते रहेंगे। सबसे पहले सारे दलों को ये सोचना है कि अगर मोदी जी की हैट्रिक हो गई तो उसके बाद कौन कौन नेता बचेगा और कौन कौन से दल बचेंगे। और अच्छी बात है कि ये सब लोगों ने समझ लिया। पहले पटना में और फिर बेंगलोर में ये लोग सब एक साथ आ गए और उन्होंने एक गठबंधन बना लिया और इसका नाम, एक ऐसा नाम रखा जो सबसे ज़्यादा बीजेपी को, मीडिया को और सरकार को परेशान कर रहा है, इंडिया। अरे इंडिया तो सब जगह आता है, भारत तो सब जगह आता है, लेकिन इसका इंडिया बनना जनता में क्लिक कर गया, क्योंकि जनता भी ये चाहती थी कि ये लोग सब के सब एक साथ आएं ताकि हम जो हैं इनके साथ खड़े हो सकें। तो एक बात तो ये जो हम कहते थे कि एकता होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी एक बात हम हमेशा कहते रहे कि चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चुनाव नहीं जीतेंगे ये मीडिया आपकी खबरों को नहीं दिखाएगा। दो चीज़ों को ये मीडिया नहीं छुपा सकता, बाकी सब छुपा देगा। ये दंगे छुपा दिए, मणिपुर का 3 महीने से छुपाए हुए है, और राहुल गांधी की यात्रा छुपा दी इसने, सब छुपाए हुए हैं। लेकिन कर्नाटक जीते तो सबको खबर देना ही पड़ती है कि कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते तो सबको खबर देना ही पड़ती है कि हिमाचल जीते, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जीती तो सबको खबर देना ही पड़ती है। और इसी तरह गठबंधन बना तो लाख कोशिश करी कि उसके खिलाफ बोलें, ऐसा करें वैसा करें, मगर ये बताना पड़ा कि बेंगलुरु में इंडिया बन गया। तो इन दो चीज़ों के आने से पूरा का पूरा सीन अब चेंज हो गया है, और इसीलिए ये सारे के सारे दंगे और फसाद हो रहे हैं, और ये अभी और बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है, देखिए अब हो क्या रहा है कि जब चीज़ें एक हद के बाहर चली जाती हैं
तो फिर चीज़ें अपने आप सुधरने भी लगती हैं। हरियाणा में क्या हुआ, आज हरियाणा का हर नेता दंगों के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलने मजबूर हुआ है। केंद्र सरकार के मंत्री तक बोल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में मंत्री है, वो क्यों बोल रहे हैं? ये परिवर्तन कैसे आया? वो इसलिए आया कि वहाँ के जाट समुदाय ने इन दंगों में शामिल होने से, दंगाइयों का समर्थन करने से इनकार कर दिया। देखिए, एक समुदाय अगर इनकार कर देता है तो पूरी की पूरी राजनीति बदल जाती है। और आप सोचिए कि जब देश का हर समुदाय ये कहने लगेगा कि भाई अगर हम दंगों में शामिल होते हैं या दंगों का समर्थन करते हैं तो हमारे जो वास्तविक मुद्दे हैं वो छुप जाते हैं। फिर न तो महंगाई की बात होती है, न हमारे बच्चों की बेरोजगारी की बात होती है, न सरकारी शिक्षा की बात होती है, और न सरकारी अस्पताल की बात होती है। तो हम जो है दंगों की आड़ में आपको छुपने नहीं देंगे। हमें दंगों से क्या मिलता है? हमारे मन में नफरत भर जाती है, हमारे बच्चों के मन में नफरत भर जाती है, और हमारे जीवन का ही एक उद्देश्य हो जाता है कि सामने वाले को नष्ट करना। लेकिन अगर हम दंगे में नहीं पड़ते हैं तो हम अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं, हम बेरोजगारी के सवाल को हल करने के बारे में सरकार पे दबाव बनाते हैं। महंगाई का आज जो आलम है, इतना भयानक स्थिति हो गई है, उससे लड़ने के बारे में कुछ कोशिश करते हैं, सरकार से कहते हैं, लेकिन जैसे ही दंगा शुरू हो जाता है हम सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हरियाणा में जाट समुदाय ने एक बहुत बड़ा काम किया है। वैसे तो जाट समुदाय हमेशा से बहुत सेकुलर रहा है, बहुत मेहनती कौम रही है, और सीमाओं पर हमेशा से लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था कि जब किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो जाट किसान हैं या दूसरे किसान हैं, उन सबको दबाया गया था। और महिला पहलवानों को तो आप देखा ही सबने कि किस तरह उनकी जाति को लेकर उनके ऊपर गंदे आरोप लगाए गए। तो आज जो जाट समुदाय ने किया है उसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। देश का हर समुदाय अब ये कहने वाला है कि नहीं, दंगे आपको वोट दिलाते हैं, दंगों से आप हमें ध्रुवीकृत करते हैं, हमें पोलराइज करते हैं, हमें इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, और इसके लिए हम इन दंगों का विरोध करेंगे। और दंगों का विरोध करेंगे तो मतलब आपका भी विरोध करेंगे। जी, आपका भी विरोध करेंगे। और ये हरियाणा की बात बार बार तो वो आएगी ही, क्योंकि हरियाणा जो है वो वहाँ वही हाल हो रखा है जो हाल मणिपुर का है। मणिपुर का हाल और भी बुरा है। हरियाणा का हाल तो संप्रदायों के बीच एक शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा भड़की, उसके बाद हमने देखा, और एक सुनियोजित तरीके से यहाँ भी और उसी तरीके से उससे पहले मणिपुर को हम लोग देख रहे हैं। क्या ये चाहे मणिपुर हो या हरियाणा हो, ये सब कुछ चुनाव से पहले एक सुनियोजित रणनीति के तहत चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए, पुलवामा न सही लेकिन हरियाणा मणिपुर सही, और इसी राह पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सियासत उसी राह पे हम देखने वाले हैं आगे आने वाले समय में? ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और इसमें कहाँ है विपक्ष, कहाँ है राहुल गांधी, ये तमाम बातें, तमाम सवालों के साथ आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। ज़रा विपक्ष पर ज़्यादा चाहता हूँ फोकस रखिए कि क्या कुछ विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी ने आज उस हलफनामे का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जो हलफनामा पूर्णेश मोदी ने 31 तारीख को दिया है, और उस हलफनामे के बाद अब 4 तारीख को परसों सुनवाई है। सुनवाई का कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे लगातार दोस्तों, तो उस दिन भर हमारे साथ आप बने रहिए। लेकिन उससे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष की रणनीति क्या है। जरा सुनील शुक्ला जी, और उसमें राहुल गांधी का होना क्यों ज़रूरी है, ये भी बताइए। धन्यवाद राजीव जी। विपक्ष हर जगह है, और विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे और सरकार के खिलाफ बनाई गई एक राजनीतिक माहौल की वजह से यह हालत हो गई कि सरकार एकदम बैकफुट पे है और इस तरह की चीजों का सहारा ले रही है। जो सरकार अपने गवर्नेंस के उपलब्धियों की बात नहीं कर रही है, जो सरकार 9 साल में अब जनता के हित में, किसानों के हित में, विद्यार्थियों के हित में, व्यापारियों के हित में, गरीब मजदूर किसान के हित में अगर की गई अपने गतिविधियों का कोई हिसाब किताब नहीं दे रही है, किस बिना पर राजनीति कर रही है? केवल विपक्ष की आलोचना के नाम पर और इस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति के नाम पर।
क्या कोई सरकार देश और दुनिया में कोई ऐसी सरकार हुई है क्या कि अपने देश के किसी एक हिस्से में 3 महीने से अधिक समय तक आग लगी हुई हो और उस पर कोई देश का प्रधानमंत्री बोले तक नहीं, शांति की भी अपील न करे, विपक्षी दलों के साथ बैठ करके उस पर विमर्श भी न करे, और परत दर पतर इसके नाकामियां खुलती जा रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला उठ रहा है, न FIR की बात हो रही है, FIR में देरी की बात हो रही है, दर्ज FIR की जांच की बात हो रही है, मामलों में शामिल लोगों के गिरफ्तारी का मुद्दा हो रहा है, हर मुद्दे पर सरकार विफल है। और इस मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को आखिर किसने उठाया? विपक्ष ने। सरकार तो मौन है। सरकार यही बताने के लिए तैयार नहीं है कि वहां हुआ क्या, वहां हम डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है। यानी कि अगर ये विपक्ष की मजबूत मौजूदगी नहीं होती तो ये पूरे के पूरे मामले रफा दफा कर दिए जाते। हरियाणा में जो घटना हुई है और जो मणिपुर में हो रहा है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत ही नृशंस है और बहुत बड़ा धब्बा है। 2 समुदाय लड़ रहे हों सरकार को लेकर के, सरकार के प्रति लोगों के मन में विश्वास खत्म हो गया हो कि हम इस सरकार को मानते ही नहीं है, राज्य सरकार का कोई नैतिक बल नहीं रह गया है, और समूह की लड़ाई है। वह कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। वह यह मुद्दा नहीं है कि अगर आपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। आपने 2 समुदायों में इतना जहर घोल दिया है कि वो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए आमादा है। वहां से पलायन शुरू हो गया। मणिपुर के विद्यार्थी दिल्ली में जाकर प्रवेश लेने के लाइन लगाए खड़े हैं। ये हालात आपने बना दिया। मणिपुर छोटा मोटा राज्य नहीं है राजीव जी। 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी उस राज्य से निकले हैं। ये गौरव का विषय हम लोगों के लिए। और वो खिलाड़ी ये कहने लगे हैं कि हम मणिपुर के संघ के साथ आप नहीं खेलेंगे, हम दूसरे राज्य में चले जाएं। इस तरह अविश्वास पैदा हो गया 2 समुदायों के बीच में। वहां आज बैंकिंग नहीं हो रही है, शिक्षा नहीं चल रही है, लोगों का कारोबार ठप है, लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं है। स्कूल विद्यालय करने के लिए आपने शिक्षण संस्थाएं खोल दी, जाएगा कौन वहां? कैसे लोग जाएंगे? 70,000 से लोग अपने राज्य में बिना किसी कारण बेघर होने के लिए मजबूर हैं, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। वो किस तरह की बात करते हैं आप? 250 से अधिक वहां पे आपने चर्च जला दिए। जलाने वाले कौन है उनकी पहचान अभी तक आप नहीं कर पाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आपने नहीं की। मणिपुर की घटना इस देश में होने वाली किसी घटना से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हरियाणा में जो कुछ हो रहा, आप सोचिए कि हरियाणा में नूह में जाकर के आप देखिए, इस देश के अति पिछड़े इलाकों में से एक है वो, और दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हालत है। और उस इलाके को भी दोनों डबल इंजन की सरकार डेवलप नहीं कर पाई। क्या आप ये बता दीजिए कि यह इतना विकसित इलाका है और इतने महत्वपूर्ण लोग, वहां के लोगों की बात की, जो वहां का अल्पसंख्यक मुसलमान रहता है, वो इतिहास के दौर में राणा सांगा के साथ लड़ाई लड़ा था, मुगलों के खिलाफ। मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हुआ कभी वो। आप उनको अल्पसंख्यक एरिया और दुनिया की बात कर रहे हैं। उनका जितना गौरवपूर्ण इतिहास है उस पर गर्व करते हैं वो लोग। और एक इतना बेहतर ताना बाना वाला इलाका है जो जिनमें एक सामुदायिक एक समझ है, एक दूसरे के साथ मिल मिला करके रहने वाले वो लोग हैं। आप सोचिए कि ना, अगर मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वो सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है, तो भाई साजिश का हिस्सा था तो आपने इसका नाकाम क्यों नहीं कर दिया? साजिश का पता लगाने ही तो तक के लिए तो तंत्र होता है। आपका तंत्र कहां चला गया था? दूसरी चीज, नूह में हंगामा हो रहा है और गुरुग्राम में मस्जिद चलाई जाती है। कौन चला रहा था इसको? कौन लोग ये साजिश कर रहे थे? और अगर ये कलश यात्रा का ये 4था साल था तो आपने वहां पे व्यवस्था क्यों नहीं की? आप इस तरह की व्यवस्था, उस तरह के लोग, आप सोचिए कि एक मोनो मनीषर जिसको आज तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, जिसके ऊपर 2 अल्पसंख्यक युवकों के हत्या का आरोप है, और वो सोशल मीडिया पर लगातार चीजें अपनी वीडियो वायरल कर रहा है और एक मुकदमा आपने दर्ज नहीं किया। इस घटना के इतने दिनों के बाद उससे गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वह घोषित रूप से लोगों से अपील करता है कि आप इस कलश यात्रा में शामिल होइए और मैं भी उस यात्रा में उपस्थित रहूंगा, बावजूद उसका कोई कार्रवाई नहीं करते। जिस एक अपराध के आरोपी के खिलाफ उस इलाके में इतनी गंभीर रूप से प्रतिक्रिया हो रही है और उसके तमाम तरह की वीडियो के बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं करते, तो किसका साजिश नहीं है तो क्या है? हम तो जमाने से सुनते आए हैं
दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं। और अब एक नया फार्मूला आ गया है कि दंगे होने दिए जाते हैं। करते रहिए आप, हम आंख बंद किए रहेंगे। अगर 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 तत्काल ये कार्रवाई की गई होती तो क्या हुआ, ये नो इतनी दूर है दिल्ली से और जिला मुख्यालयों से, जहां पर भी आप नियंत्रण नहीं कर सकते थे, इतने बड़े पैमाने पर हिंसा फैल जाती। तो न आप ये सरकार के ऊपर ये आरोप इसलिए लगेंगे कि इन तरह की गतिविधियों से सरकार को फायदा होता है, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं आप। विपक्ष की स्थिति, विपक्ष का काम क्यों ले रहा है? विपक्ष ने सरकार को एकदम खोखला साबित कर दिया। इसकी जितनी नाकामियां हैं उठा के लोगों के सामने रख दिया कि जितनी तरह की बातें इन्होंने की थी, सब के सब मोर्चे पर सरकार फेल है। न ये तो किसानों के पक्ष में कोई काम कर रही है, न बेरोजगार युवकों के पक्ष में कोई काम कर रही है, न महिलाओं के हित की सुरक्षा कर पा रही है, न राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए कोई काम कर पा रही है, न सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने में सफल है, और न लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में यह सरकार सफल है। अर्थव्यवस्था के लिए इसने एकदम कबाड़ा कर रखा है। आप एक नए टर्मिनोलॉजी के साथ अर्थव्यवस्था को लेकर चले आते हैं। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में क्या करें उस अर्थव्यवस्था को लेकर के? इस देश के ऊपर के 20 लोगों को हटा दीजिए, अर्थव्यवस्था आपके समझ में आ जाएगी। उस अर्थव्यवस्था से इस देश के लोगों की क्या प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गई भाई, आप बता दीजिए ना इसको। आपकी जीडीपी कितनी बढ़ गई, आप ये बता दीजिए। आपका औद्योगिक विकास कितना बढ़ गया, आप ये बता दीजिए। आपका जो घाटे में चल रहा हुआ आयात निर्यात है, उसको आपने कितना सुधार लिया, ये बता दीजिए। इन तमाम मुद्दों को विपक्ष ने लोगों के सामने रख दिया। अब बेचैनी यही है। तो सरकार की नाकामियां और सरकार से लड़ने के लिए एकजुट होना, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे आ गए इनके पास कि ये हालात इनके पैदा करने की कोशिश इन्होंने कर दी कि एक अशांति का माहौल पैदा। आज बहुत चिंताजनक स्थिति है। एक भाषण में सुन रहा था प्रशांत भूषण का, जिस तरह की बातें प्रशांत भूषण अपने भाषण में कर रहे हैं वो तो बहुत चिंताजनक है कि आने वाले दिन कैसे होंगे इस देश में। जी, आने वाला समय कैसा होगा इस देश का, उसकी बानगी हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने से मणिपुर को और अभी पिछले 2 दिन से हरियाणा को। और उम्मीद हम यही करते हैं कि चारों तरफ शांति हो, जल्दी से जल्दी जहां भी जैसी भी हालत है उस हालत पर काबू पाए सरकार। ये सरकार का काम है। शुरुआत में कह भी रहा था मैं, आप याद कीजिए कि सरकार दिखती नहीं है, यहाँ सिर्फ पार्टी दिखती है और वो पार्टी है बीजेपी। और बीजेपी के प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं चुनाव में प्रचार करते हुए। क्या ऐसे देश चलता है? एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक बात यहाँ आ रही है बार बार कि विपक्ष की मजबूती के कारण ये सब हो रहा है। ये जो तिलमिलाना है, बौखलाना है, ये विपक्ष की मजबूती है। जरा आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी, कैसे देखा जाए इसको, विपक्ष की मजबूती? और इससे पहले एक बात और रख दूं, जो बार बार मैं कह भी रहा हूं कि परसों राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगी हुई है उस पर सुनवाई है। और उससे पहले जो पूर्णेश मोदी ने अपनी बात रखी है उसमें साफ साफ 3 बातें, महत्वपूर्ण बातें पूर्णेश मोदी के हिसाब से महत्वपूर्ण है, वो रखी हैं। राहुल गांधी के लिए 3 शब्द पूर्णेश मोदी ने कहा है। पहला शब्द कहा है कि राहुल घमंडी हैं, दूसरा कहा है राहुल अहंकारी है, और तीसरा कहा है कि राहुल का आपराधिक इतिहास है और इस आधार पर राहुल की अर्जी को खारिज कर देना चाहिए। क्या ये डर राहुल गांधी से है संजय जी? बिल्कुल, राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी के अकेले प्रतिद्वंदी हैं, ये तो 2014 से क्लियर है। और राहुल गांधी ने इनको 2019 छोड़ दिया, इसलिए ये पुलवामा के बावजूद जीत गए। अगर राहुल गांधी ने इनको टक्कर दी होती तो शायद ये पुलवामा के बावजूद नहीं जीतते, ये मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये तो एकदम दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि वो बाकी सबको मैनेज कर लेंगे, राहुल गांधी को नहीं कर पाएंगे। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का केस और ये अवमानना का केस 2 लाया गया। और जिस दिन राहुल गांधी से तकलीफ दिखाई दी उस दिन ये दोनों केस इंप्लीमेंट हो गए। पहली बार पहला नेशनल हेराल्ड वाला मामला तब शुरू हुआ जब इन्होंने पदयात्रा की घोषणा की, और जब उससे बात नहीं बनी, पदयात्रा शुरू हो गई, इनकी परेशानी और छटपटाहट बढ़ी। अडानी वाले मामले पर इन्होंने जब सवाल पूछा तो इनकी सदस्यता चली गई। ये दोनों अगर प्लान्ड नहीं था तो राहुल गांधी को डैमेज करने या रोकने की रणनीति का हिस्सा था।
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनका मुकाबला राहुल गांधी से ही है और वही इनको टक्कर दे सकते हैं। बाकी लोगों को इन्होंने जिस ढंग से जैसे जैसे मैनेज किया है वो सामने है, वो सब हम लोग देख रहे हैं, उसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, अब आय से ज्यादा संपत्ति का कोई मामला नहीं है, और वंशवाद की जो ये शिकायत बताते रहते थे वो सब कुछ नहीं है। ये सब अब दिखाई दे रहा है और बहुत स्पष्ट हो गया है। और नरेंद्र मोदी, एक पॉइंट प्रोग्राम था इनका कि अगर राहुल गांधी, ये जानते थे और समझते थे या इसी लाइन पर काम कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी अगर इनको टक्कर नहीं देंगे तो इनको और किसी से चुनौती नहीं है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव जीतने, डबल इंजन और राज्यों में सरकार बनाने और जो जो कर सकते थे बिना इस चिंता के कि आगे चुनाव कैसे जीतेंगे वो सब करते रहे, क्योंकि वो निश्चिंत थे कि उनको कोई टक्कर नहीं है। तो टक्कर तो उनको सिर्फ राहुल गांधी से है और बाकायदा है, ये अब दिख रहा है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग एकजुट हो गए और राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं है, हो सकता है वो अगला चुनाव नहीं लड़ पाए। इसके बावजूद उन्होंने ये स्थिति बना दी है कि देश में एक माहौल इस सरकार के खिलाफ बन गया। तो जो भी अभी तक ये बीजेपी जो काम बड़े आराम से, बड़ी आसानी से कर ले रही थी, वो सब अब खुलकर सामने आ गया है। और हालात ऐसे हैं कि जो बीजेपी के सपोर्टर थे वो भी अब सवाल करने लगे और अब वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब तो दिखाई दे रहा है। जैसे कल मुझे याद नहीं है कि पहले कोई सीनियर जर्नलिस्ट लिख दे कि ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। जो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते थे वो तो नहीं ही करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे, आमतौर पर कूदते नहीं थे। तो अब लोग साफ साफ पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी पत्रकारिता है, ये क्या एंकर, ये फला एंकर कैसे कर रहा है, ये फला एंकर ने क्या बोल दिया, वगैरह वगैरह। ये सब अब गोदी मीडिया के कारनामे पत्रकार ही बोल रहे हैं और लिखने लगे। और जब लिखने लगे हैं और चूंकि उनके पास जवाब नहीं है या वो अक्षम है या गलत कर रहे थे, तो उनके सवाल या उनकी प्रतिक्रिया ऐसी हो रही है जो बिल्कुल पोल खोल दे रही है। जैसे अभी ये जो हिंसा हुई नूह में, तो कहा यह जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई। अखबार में खबर छपी, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी। बहुत स्पष्ट है कि शोभा यात्रा किसकी थी, पत्थरबाजी किसने की होगी। अगले दिन की खबर मैंने हिंदी अखबारों में नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरे अखबार में है कि मस्जिद में आग लगा दी गई, इमाम को जला दिया गया। यह हिंदी अखबारों में नहीं है। जब आप ये बता रहे थे कि शोभा यात्रा में पत्थर चली, तो ये क्लियर था कि इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, सरकार को इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। और दूसरे, अगर पत्थर चली तो उनको पकड़ना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था और प्रस्तुत कर देना चाहिए था कि इन लोगों ने पत्थर चलाए। बहुत क्लियर हो जाता कि कैसा मामला है, सांप्रदायिक है, कौन लोग हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ नहीं करके सब होने दिया गया। अब इस पे जब सवाल पूछा जा रहा है तो पलट के, चूंकि कुछ जवाब नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, तो पलट कर ये कहा जा रहा है कि पत्थरबाजों का जवाब कैसे दिया जाए, पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए। अरे यही तो सरकार को करना है, ये हम थोड़ी बताएंगे, ये खबर लिखकर थोड़ी पत्थरबाजों को कंट्रोल किया जाएगा। पत्थरबाजों को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है, जो वो नहीं कर रहे हैं। और तभी तो अगले दिन हिंसा हुई। तो एक पक्ष ने एक दिन हिंसा की, दूसरे पक्ष ने दूसरे दिन हिंसा की। दिखाया ये जा रहा है कि दोनों अलग अलग लोग हैं। हम कहते हैं कि वो एक ही पार्टी के सपोर्टर हैं, इतना ही तो फर्क है। तो ये अगर अखबार से या हिंसा से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि एक पक्ष बीजेपी के खिलाफ है या हिंसा करता है या एक धर्म के खिलाफ है, तो अब वो दाल गल नहीं रही है। अब वो साफ दिखाई दे जा रहा है कि दोनों उन्हीं के लोग हैं, दोनों उन्हीं के लोग हैं, ये दिखाई दे रहा है। और ये तो बहुत साफ हो रहा है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, तभी हिंसा बढ़ रहा है। आज सोशल मीडिया पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट की भी खबर है, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि साजिश थी, साजिश से निपटना उन्हीं का काम है, मुझे थोड़ी निपटना था साजिश से। तो सारी बातें, उनकी अक्षमता, उनका जो डिफेंस था, उस सब की पोल खुल रही है। और ये अच्छी बात ये है कि अब ना वो डिफेंड कर पा रहे हैं और ना उस तरह से ट्रोल आर्मी जो है, जो उनके खिलाफ बोल रहा है, उस पर चल पा रही है। अब डायरेक्ट मुकाबला जैसा दिख रहा है कि किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने सवाल पूछा और जवाब दे दिया या नहीं दिया, तो उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पोल खुल रही है और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। हालांकि इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये करेंगे यही सब। लेकिन अभी ठीक लग रहा है कि शायद कुछ समझ जाए और शायद इनकी ये चाल न चल पाए।
राजीव जी। बिल्कुल संजय जी, ये एक अलग परिस्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या राहुल गांधी को, चलिए मान लेते हैं कि 4 तारीख को राहत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो कितनी आफत आने वाली है मोदी सरकार पे, ये जरा बताइए, अगर राहत मिल जाती है राहुल गांधी को। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ऐसी स्थिति में है कि उन्हें अगर राहत मिल गई तो जो होगा वो होगा। अगर उन्हें राहत नहीं मिली तो शायद भारतीय जनता पार्टी की राहत खत्म हो जाएगी। वो इतने बड़े हीरो बन जाएंगे जिसकी कल्पना शायद हम इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। राहत को तो माना जाएगा कि भाई चलिए, एक हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद वैसे भी लगाए बैठे हैं कि न्याय करेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर निराश कर देता है जनता को, मतलब इस समय जनता की आशा ये है कि राहुल गांधी जो है वो वापस जाए सदन में, लोकसभा में लौटे, और इस बार नहीं तो 2024 में तो कम से कम दोबारा चुनाव लड़े। तो अगर राहत नहीं दे, अब वो ऐसी फंस गई है भारतीय जनता पार्टी अपने ही एक आदमी से अवमानना का केस दाखिल करा के और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाकर, कि मुझे ऐसा लगता है कि राहत दे चाहे न दे, राहुल गांधी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पहले भी कहा था कि आप मुझे अंदर रखिए, जेल में डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। अगर उन्हें सदन में डाला जाता है तो सदन में तो उनको किसी एक मर्यादा के अंतर्गत बोलना होगा, लेकिन क्योंकि वो बाहर घूम रहे हैं, वो देखिए वो लड़ाई को जो अब है वो सड़क पर ले आए हैं। अब अगर बचना है भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि राहुल गांधी को कम से कम किस तरीके से सदन के अंदर ले आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो है दोनों मामलों में बहुत ज्यादा फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी आजाद हैं, राहुल गांधी हर स्थिति में आजाद हैं। आप चाहे उन्हें सजा दीजिए चाहे मत दीजिए, वो तो मान के निकल चुके हैं वहां से कि अब शायद मैं वहां पे वापस नहीं लौटूंगा, और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं जहां भी रहूं आवाज को आप मेरी दबा नहीं सकते। राजू जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है उसको हर स्थिति में फायदा होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है चेस के गेम में, आप देखिए कि एक हारा हुआ राजा जो होता है वो कोई भी चाल चले वो लगातार फंस जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर कुल जमा फंस गई है, और वो ये मनाती रहेगी कि ये केस आगे खिसकता रहे और किसी तरीके से 2024 का समय भी निकल जाए, ताकि उसके ऊपर ये भी आरोप न लगे। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सब कुछ आशा लोगों की है, और उम्मीद सब लोग ये लगा रहे हैं कि जो भी होगा न्याय होगा। क्या होगा हम नहीं जानते, हम ऐसा कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कोर्ट के मामले को लेके, क्योंकि हम पिछले 1-2 मामले ऐसे देख चुके हैं कि उम्मीद कुछ और थी और निर्णय कुछ और आ गया। मेरा इशारा जो है वो संजय कुमार मिश्रा के मामले पे है। एक बात मैं और बोलना चाहता था राजीव जी, ये जो नूह का जो मामला है, मेवात का जो मामला है, देखिए आपको याद होगा 2005 में सच्चर कमेटी बनी थी, पूर्व जस्टिस थे दिल्ली हाईकोर्ट के राजेंद्र सच्चर, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी 2006 में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान। उस समय बताया गया था कि पूरे देश में जो सबसे गरीब 90 जिले हैं, 90 जिले, उसमें एक मेवात भी है, और उसमें ज्यादातर ऐसे जिले हैं जिसमें मुस्लिम जो है वो बहुसंख्यक हैं। फिर उसके बाद हुआ ये कि 2017 में एक और अल्पसंख्यक जो मामलों के जो मंत्रालय है, उसने पूरे देश के 20 जिलों की फिर से एक रिपोर्ट तैयार की थी, वहां की आर्थिक स्थिति को लेकर आर्थिक सामाजिक स्टडी कराई थी, और विशेषकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं एसडीजीज के जो 18 मानक हैं, उन 18 मानकों के अनुरूप उसकी स्थिति देखने के लिए पूरे देश के 20 जिलों के गरीब जिलों के का एक सर्वे हुआ था। उसमें राजीव जी 11 जो जिले थे ऐसे जिले थे जिसमें मुस्लिम जो है वो बड़ी तादाद में थे, ज्यादा तादाद में थे, और उस समय भी जो नूह है मेवात का जो जिला है वो सबसे गरीब था। 2018 में नीति आयोग ने फिर सर्वे कराया, उस सर्वे में बताया गया कि पूरे देश के जो 101 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम बड़ी संख्या में है, उसमें मेवात जो है वो सबसे नीचे है। 18 जो मानक जो है सूचकांक जो है विकास के, उसमें सब में पिछड़ा हुआ है मेवात, और मेवात उस जिले से लगता है, गुरुग्राम से लगता है, जहां पर देश की सर्वाधिक आय में से वो तीसरे नंबर पर है। कितना बड़ा कंट्रास्ट है, कितनी बड़ी विसंगति है वो देखिए। अब ये जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेवात की जो आर्थिक स्थिति मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको पता है कि हाल ही में
प्रधानमंत्री मोदी जी का अचानक प्यार उमड़ पड़ा था पसमानदा मुसलमानों के लिए, और उसी प्यार के चलते अभी एक देखिए तारिक मंसूर साहब को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया केरल के एक अब्दुल्ला कुट्टी के साथ। जो तारिक मंसूर है वो भी पसमानदा मुसलमानों में आते हैं। मेवात इसका उदाहरण है कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में वहां पर कोई काम नहीं हुआ, और वहां पे जितने पत्रकार गए, जितने सोशल स्टडी करने वाले गए, बहुत सारी रिपोर्ट मेवात पर अक्सर आती है। सोशलॉजी वालों का एक बहुत ही प्रिय विषय है, खासकर दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों का, कि वो ये भी बता देते हैं कि भाई देखिए हमारा गरीबों के प्रति कितना अनुराग है, और वे अक्सर सर्वे करने के लिए मेवात चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेवात की जो सोशल स्टडीज है, सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज सबसे ज्यादा होंगी दिल्ली के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में, वो वहां के लोगों का शगल है। तो वहां पर उनकी जितनी भी रिपोर्ट आई है उसमें एक बात जो है वो सबसे उभर कर आई है, वो आई है कि पॉलिटिकल जो विल है वो हमेशा मेवात के साथ कभी नहीं रही है। किसी भी सरकार ने नहीं चाहा कि मेवात जो है वो वास्तव में वो विकसित हो। हरियाणा ने खूब विकास किया, हमें पता है कि अब वो पंजाब का मुकाबला करने लगा, लेकिन उसका सबसे जो गरीब इलाका है वो आज भी मेवात है। तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के इस चेहरे को बेनकाब करता है कि एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और मेवात के जो मुसलमान हैं उससे ज्यादा पसमानदा मुसलमान पूरे भारत में कोई नहीं है। ये बात जो है मुसलमानों को भी सामने लाने की जरूरत है, और ये बताया जाना चाहिए कि इनका जो मुसलमानों के प्रति प्रेम है वो कितना खोखला है, कितना कृत्रिम है। ये मेरा कहना था राजीव जी, और इसलिए हमें लगता है कि मेवात के बारे में बार बार बातें होनी चाहिए, और उस पसमानदा और गरीब मुसलमानों को जिस तरीके से और मारा जा रहा है ये वाकई शर्मनाक है। राजीव जी, लेकिन गोली चलाने वाला जो है वो पूछ कर नहीं मारता है कि आप पसमानदा हो कि क्या हो, बरेलवी हो कि और कहाँ के हो, तो ये नहीं पूछता। यहाँ जो ट्रेन में जो हादसा हुआ है उस हादसा में आप देखिए कि एक मीना भी मारा गया जो उसका बॉस था। तो आप और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ ये जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति से अलग, क्योंकि नफ़रत ऐसी फैला दी गई है जहाँ आप ये कहते हैं कि कपड़ों से पहचानते हैं हम, तो वहाँ फिर आप पसमानदा हैं कि और क्या हैं, इससे पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है। इस देश में नफ़रत उस कदर आप ऑलरेडी पिरो चुके हैं। आना चाहता हूं, लेकिन नफ़रत से इतर ज़रा सियासी तौर पे क्या कुछ चल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। क्या अमलेंदु जी, राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तब भी और राहत नहीं मिलती है तब भी, दोनों हालत में क्या फंसी हुई बीजेपी है? निश्चित तौर पर राजीव जी, बीजेपी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, और प्रधानमंत्री खुद फंसे हुए हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री ही बीजेपी है और बीजेपी ही प्रधानमंत्री है तो इसलिए दोनों फंसे हुए हैं। अब राहुल गांधी को अगर मान लीजिए सजा के लिए दिक्कत है, हो सकता है फिर पूरे देश भर के अंदर जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाए, हो सकता है कि फिर नारे लगने लग जाएंगे फला चोर है। अब अगर नारे लगने लग जाएंगे फला चोर है और पूरे देश में अगर नारे लगने लग जाएंगे तो किस किस को जेल भेजोगे? नारा लगता है कि किस किस को कैद करोगे? तो इस तरीके की चीजें शुरू हो गई तो फिर बहुत दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, लोग चोर को चोर कहने लग जाएंगे, सबसे बड़ी संकट तो यही पैदा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा संकट है। दूसरी अगर मान लीजिए कि राहत मिल जाती है, राहुल गांधी को सजा कम हो जाती है या सजा निरस्त हो जाती है, तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो तो चोरों के लिए चोर कहा था, किसी और के लिए चोर थोड़ी कहा था। तो फिर ये हो जाएगा। तो अब दोनों तरीके से मुझे लगता है राजीव जी, संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है। अब जो जिस तरीके से विपक्ष की रणनीति बन रही है और राहुल गांधी जिस तरीके से उस रणनीति को लेकर के आगे चल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब वो उससे कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए फिर ये सारे प्रपंच जो है वो किए जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है एकदम राहुल गांधी के पीछे। मैं भी देख रहा था, अखिलेश यादव जो थे वो एंकर से बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप कांग्रेस के सब साथ हो गए? उन्होंने कहा बिल्कुल साथ हो गए, जब संकट है तो देश में तो हम साथ होंगे। तो यानी कि विपक्ष भी अब ये मान चुका है कि देश के ऊपर संकट है और इस संकट की घड़ी में राहुल गांधी ही उसको लीड कर सकते हैं। पूरे विपक्ष ने इसको मान लिया। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है, भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प तैयार नहीं कर पाई और विपक्ष ने मिलकर के तैयार कर लिया बकौल ममता बनर्जी हमारे फेवरेट राहुल गांधी। तो यानी इंडिया के फेवरेट राहुल गांधी, तो इंडिया के फेवरेट तो राहुल गांधी हो गए, तो राहुल गांधी तो तैयार है। मतलब विकल्प भारतीय जनता पार्टी का अंदर तैयार नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। इसके लिए इंडिया या विपक्ष जिम्मेदार थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी 9 सालों में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प भी तैयार नहीं कर पाई और मोदी जी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने वाले हैं।
लगातार चुनाव हरवा रहे हैं वो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी, इसमें विपक्ष ना जिम्मेदार है, ना इसमें इंडिया जिम्मेदार है, ना इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। तो कुल मिला के राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, और खासतौर से राहुल गांधी का ये मुकदमा जो है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अब हालांकि अब 2 ही दिन बचे हैं, कल का दिन बीच में एक तरीके से देखा जाए तो, परसों तो फैसला आ ही जाएगा जो भी आना है, तो उस पर देखा जाएगा क्या फैसला आता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होती है, विपक्ष की और इंडिया की और राहुल गांधी की रणनीति क्या होती है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन जिस तरीके से राजीव जी है, आज एक बड़ी अच्छी बात राजीव जी ये हुई है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने खुल के कह दिया है कि देश बहुत ज्यादा असुरक्षित हाथों में है। उनका बयान था अभी थोड़ी देर पहले कि ना तो नागरिकों की रक्षा पुलिस कर सकती है, ना मिलिट्री कर सकती है, ना हम कोई कर सकते हैं। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि इस देश के नागरिक जो है वो राम भरोसे हैं, सरकार किसी की कोई सुरक्षा नहीं कर सकती है। तो जो प्रधानमंत्री कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, खट्टर साहब ने खुल के कह दिया कि देश बहुत ज्यादा सुरक्षित हाथों में है। तो अब जो है ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जो है वो सब जगह मणिपुर और गुजरात बनाने की तैयारियां कर रही है, या क्या कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आज दिल से जो है सच्चाई जो है वो खट्टर साहब ने बोल दी है। इसके लिए खट्टर साहब बहुत ज्यादा बधाई के पात्र राजीव जी। आपके पास आना चाहता हूँ शकील जी, सवाल ये कि जो एक बहुत वाजिब सवाल उठाए थे प्रशांत टंडन जी, और उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं, और तमाम साथी इस पे बात रख रहे हैं। क्या मेन कारण जो हैं वो राहुल गांधी हैं? क्या विपक्ष जो है वो मजबूती विपक्ष के इर्द गिर्द, राहुल के इर्द गिर्द विपक्ष नज़र आ रहा है? और यहाँ जो कुछ हो रहा है देश में, बड़ी हलचल है, मणिपुर में हलचल है, हरियाणा में हलचल है, ट्रेन में भी हलचल है, और हलचल सोशल मीडिया पर भी है। आजकल देखिए 2 रुपये वाले कितने एक्टिव हो गए हैं। तो ये जो हलचल है, ये हलचल अचानक तो नहीं है, अनायास तो नहीं है, और इसमें अब परसों एक और हलचल होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो कैसे देखा जाए, क्या जीत भी और हार भी जो भी है उसमें एक पक्ष जो है वो बुरी तरह फंसा हुआ है? अगर राहुल मेन कारण नहीं होते तो जो हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया है बीजेपी ने और सरकार ने राहुल की छवि ख़राब करने को, तो वो क्यों करती? सीधी बात है कि भारतीय राजनीति में पिछले 9 साल में एक ही चरित्र ऐसा उभर के सामने आया है जो किसी से नहीं डरता। राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा गुण है, जो केंद्रीय गुण जिसे आप कह सकते हैं, वो गुण है उनका निर्भय होना। और यही बात बीजेपी को और मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू करी थी तो राहुल गांधी ने क्या कहा था? वो जो एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी उसमें, जिसमें सिविल सोसाइटी के नाम से लोगों ने राहुल गांधी को बुलाया था, कांग्रेस के 2 बड़े नेता उसमें मौजूद थे, दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश, और संयोग की बात है कि पत्रकारों के रूप में एक अकेले हम वहाँ पे थे, बाकी कोई पत्रकार वहाँ पे था नहीं। खैर उसमें हमारा कोई इन लोगों ने बड़ा परेशान भी किया कि आप यहाँ से ट्वीट नहीं कर सकते, वो एक अलग किस्म की कहानी है जी, लेकिन हम वहाँ से करते रहे, खबरें आप तक सब लोगों तक पहुँचाते रहे। तो खैर राहुल ने उसमें क्या कहा था? राहुल ने उसमें कहा था कि कोई मेरे साथ आए या ना आए, मैं अकेला यात्रा पर जाऊँगा। ये यात्रा शुरू होने से पहले की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग हुई थी जी। तो उस वक्त भी राहुल को ये बात मालूम थी कि मेरे साथ चलने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो भीड़ अपने आप मेरे पीछे लग जाएगी। और वही हुआ। ये जो पटना अधिवेशन हुआ और उसके बाद बेंगलुरु अधिवेशन हुआ, ये राहुल की सफल यात्रा का ही परिणाम है। अगर राहुल कामयाब ना होते अपनी यात्रा में, यात्रा कामयाब नहीं होती, जनता उनका साथ नहीं देती, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका साथ नहीं देते, तो ये विपक्ष भी साथ में नहीं आता। तो आज की स्थिति में जो आप मेन सवाल पूछ रहे हैं और बड़ा वाजिब सवाल है कि 4 अगस्त को क्या होगा, तो ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि राहुल कितने ताकतवर होते हैं या दिखते हैं। अगर राहुल ताकतवर दिखते हैं तो सब कुछ फैसला वही होगा जो राहुल के पक्ष में जाएगा। बड़ी सिंपल बात है ये। और तो अगर सवाल ये उठता है कि क्या राहुल आज की तारीख में ताकतवर दिखते हैं? नहीं दिखते तो ये इतना बड़ा गठबंधन कैसे बन जाता? 26 दलों का गठबंधन बन गया और उसकी प्रतिक्रिया इतनी भयंकर हो रही है कि मीडिया से कह दिया गया है कि आप इंडिया ना लिखें। वो अब इंडिया नहीं लिख रही, आई बिंदी, एन बिंदी, डी डॉट,
इंडिया लिख रही है। और उससे भी मजेदार बात यह है कि कांग्रेसी भी डर गए थे। कांग्रेसी ने भी एक दिन लिखना शुरू कर दिया था अपने ऑफिशियल मीडिया पे I.N. और जब हमने इसको लिखा तो फिर उनको होश आया, फिर उन्होंने कहा नहीं हम नहीं डरते, हम इंडिया ही लिखेंगे। तो उनसे क्या कहा गया मीडिया से कि इसको यूपीए लिखिए। अपने सहयोगी दलों से क्या कहा गया बीजेपी ने कि इसको यूपीए ही बोलिए, आप इंडिया मत बोलिए। तो इंडिया नाम जो है वो जनता में क्लिक कर गया। और क्लिक किस वजह से कर गया? राहुल की सफलता की वजह से। नहीं तो आप अच्छे से अच्छा नाम रख लीजिए, नाम नयन सुख रख लीजिए, लेकिन आपके आंखों से ना दिखे तो कोई फायदा नहीं है जी। तो आज की स्थिति में राहुल की सफलता, राहुल की निर्भयता और राहुल की बेबाकी, उनकी राजनीतिक समझ, देखिए ये हमने कल शाम को ही लिखा था ये बात कि राहुल ने 1 साल पहले कहा था, उसके बाद राहुल ने भी उसको रीट्वीट किया। ये सब कहना ज़रा अच्छा नहीं लगता, मगर कई बार कहना पड़ता है, बताना पड़ता है चीज़ें। तो 1 साल पहले राहुल ने कहा था, फिर आपने उसको अपने टीवी पे भी दिखाया जी, कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी इसको नष्ट कर देगी। तो चीज़ें जो हैं अब किन स्थिति तक जा रही है, इसका एक और उदाहरण हम देंगे कि आज मीडिया में से हमारे कई दोस्तों ने, कई साथियों ने ये कहा कि विपक्ष जो है, विपक्षी दल जो है, मुकेश अंबानी के पास एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर जाएं और उनसे कहें कि आपका चैनल ये नफरत फैला रहा है। तो हमने उसका जवाब लिखा, आज हम बता देते हैं, यहाँ पे ही बता देते हैं जो हमने उसका जवाब लिखा। हमने कहा जनप्रतिनिधियों को मुख्य ज़रूरत नहीं है, जनप्रतिनिधि बहुत बड़ी ताकत होते हैं, उन्हें मुकेश अंबानी को यहीं बुलाना चाहिए और या मैसेज के जरिए उन्हें संदेश देना चाहिए कि मिस्टर मुकेश अंबानी आपका चैनल ये कर रहा है। और केवल मुकेश अंबानी को नहीं, दूसरे चैनल मालिकों को भी, सबको ये संदेश बड़े साफ जाना चाहिए कि ये जो तुम कर रहे हो सबका सब गैर कानूनी है, देश विरोधी गतिविधियां हैं, देश को तोड़ने की साजिश है। तुम अगर ये कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। आप देखिए, अगर पूरी हिम्मत और ताकत से ये संदेश अगर दे दे इंडिया, विपक्षी गठबंधन, कल से सब ठीक हो जाएंगे। और हमने वो लिखा, वो ही बता देते हैं हम जी। और इसकी हमने एक मिसाल दी कि वाजपेयी के टाइम पे यहीं से कांग्रेस ने एक संदेश दिया था। उस दिन के बाद चैनल और अखबार, उसमें फ़र्क पड़ गया था। तो आज मुकेश अंबानी के पास विपक्षी दलों का गठबंधन जाएगा? नो जी। इससे ज़्यादा तो ख़राब बात कोई हो नहीं सकती है जी। आप उनको बुलाइए, यहाँ उनको संदेश दीजिए, और केवल मुकेश अंबानी को नहीं, सबको दीजिए। और मीडिया को ये बताना पड़ेगा, कांग्रेस को और विपक्षी दलों को, कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सबका सब नियम विरुद्ध है। जिस नियमों के अंतर्गत इन्हें लाइसेंस मिले हैं चैनल चलाने का और अखबार चलाने का, उसमें देश के अंदर नफरत, विभाजन फैलाना अपराध है। इनका काम अंधविश्वास फैलाना, झूठ फैलाना, गलत बातें फैलाना नहीं है। ये इस तरह की बातें नहीं कर सकते, लेकिन ये कांग्रेस कहती नहीं है। और मतलब बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के कई नेता, हम इनके नाम भी बता सकते हैं जी, नाम लेके बता सकते हैं। उन नेताओं में कुछ तो राहुल विरोधी हैं जो मीडिया से बहुत ही मधुर संबंध रखते हैं, और कुछ राहुल के ख़ास लोग हैं जो राहुल का नाम ले लेके राहुल के विश्वास पात्र बन के आगे बढ़े हैं, वो भी यही काम करते हैं। अभी कल हमने कहा था, यहीं पे कहा था कि जो चेतन सिंह गिरफ्तार हुआ है, ज़रा उसका मोबाइल चेक कर लीजिए, उसमें किस किस व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो कांग्रेस के वालों के जो मोबाइल हैं उनमें भी आपको मालूम पड़ जाएगा किस एंकर से किस तरह से ये प्रेम संबंध बना के रखते हैं अपने जी। और काहे के लिए रखते हैं हम यही बता देते हैं। वो कहते हैं मेरा चेहरा दिखाते रहो, मुझे बख्श देना। राहुल को गालियां दो खूब, कांग्रेस की नीतियों की बखिया उधेड़ दो तुम। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। राहुल गांधी को अगर आप कहें तो अभी कर देते हैं, हम नाम ले लेके सब। नहीं, आप मत कीजिए, मैं सबूतों के कर देते हैं हम इसमें से निकाल के। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बात राहुल गांधी को, नए अध्यक्ष बने हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, प्रियंका गांधी को समझना चाहिए। देखिए, इन लोगों ने, हम फिर कहते हैं, सोनिया गांधी का बहुत मिसयूज़ किया इन लोगों ने। सोनिया गांधी जी बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, बहुत इंटेलेक्ट है उनके अंदर राजनीतिक, मगर चूंकि बहुत सारी चीज़ों में नई थी वो, तो वो नहीं समझ पाई। कांग्रेस के नेता ये सब करते रहे। लेकिन अब राहुल को इस बात को समझना चाहिए कि 2014 में इसीलिए हारे थे। राजीव गांधी के साथ इन्हीं लोगों ने धोखा किया था। ये राहुल गांधी को समझना है कि राजीव गांधी के साथ धोखा क्या हुआ था, सोनिया गांधी जी के साथ धोखा क्या हुआ था, उन्हें मालूम है सब कुछ।
और लेकिन उन्हें अपने आंख कान ज़्यादा खुले रखना चाहिए। और अगर वो मालूम नहीं रखेंगे तो अगर वो चुनाव जीत भी गए, सरकार बना भी ली, तो ये ताकतें, नफरती ताकतें कमज़ोर होने वाली नहीं हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और वो विश्वास, वो लोगों को भरोसा राहुल गांधी को, खड़गे जी को और इंडिया के नेताओं को दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। G23 तो अभी खत्म हुआ है। कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा से पहले बहुत ही सजग था, आप जानते हैं आप लोग। इस बीच प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है। प्रियंका गांधी ने हरियाणा के मामले पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट आपके सामने रखना चाह रहा हूं। कह रही हैं प्रियंका गांधी की, कुछ दिनों पहले हरियाणा से आई किसान बहनों से महंगाई, खेती किसानी, 4 साल की सेना की नौकरी जैसी तमाम ज़मीनी समस्याओं व मुद्दों के बारे में बातें हुई। आज हरियाणा के मेवात में चलती ट्रेन में व देश की कई जगहों पर अमन चैन बिगड़ा हुआ है। ये शर्मनाक और निंदनीय स्थिति फूट डालो और राज करो की राजनीति का परिणाम है। ऐसी राजनीति आपके मुद्दों, आपके रोजगार व तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। लोगों के बीच में जाति, धर्म और नफरत की दीवार खड़ी करने वाली ताकतें असल में आपके मुद्दों को दबाने का काम कर रही हैं। हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और मोहब्बत की दुकान को बुलंद कर रखना होगा। तरक्की का रास्ता अमन मेल जोल से ही बनेगा। ये प्रियंका गांधी लिख रही हैं। प्रियंका गांधी अपनी बात यहाँ रख रही हैं और इसके साथ साथ हम चर्चा कर रहे हैं जो कुछ देश में चल रहा है उस पर, और उसमें राहुल गांधी की राजनीति और क्या इंडिया जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। क्या अब एक बैकफायर की तरह हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है? क्या ये एक ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसको और बढ़ते हुए देखेंगे? बकौल सत्यपाल मलिक साहब जो इंटरव्यू में अभी 2 दिन पहले अपने ही यहाँ कह रहे थे, डीवी लाइव पर ही इंटरव्यू में, तो क्या ये घटनाएं और बढ़ेंगी? लेकिन इस बीच परसों अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं? जरा आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास। अजय जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्या इस देश की राजनीति जो है वो हम घूमते हुए नाचते हुए देख रहे हैं, और डर यहीं से जो है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो वर्तमान सरकार जो चुनावी मोड में हमेशा रहती है उसको, क्योंकि कभी रात को, शाम को, दोपहर को कभी भी पहुंच जा रहे हैं अमित शाह जी, कभी भोपाल, कभी रायपुर तो कभी जयपुर, यही परिस्थितियां देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चक्कर लगा चुके हैं ऑलरेडी इन तमाम चुनावी राज्यों के। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी। आज इतना डरा हुआ, इतना डरपोक प्रधानमंत्री, या मैं कहूं इतना कायर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में तो क्या दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा। 3 महीने से खुद सुप्रीम कोर्ट में जो बताया गया कि 555 वैसे रेप की घटनाएं हुई हैं जैसी एक घटना का हमने वीडियो देखा है। 555, 6,500 FIR की बात हुई है और गिरफ्तारी कितनी हो रही है? 350। तो हुजूर, इससे आप समझिए कि क्या स्थिति है। एक घटना में 800, 900 लोग थे और सोचिए इतने 6,500 से अधिक केस में गिरफ्तारी हो रही है सिर्फ 350। तो इससे कायर प्रधानमंत्री और कौन हो सकता है? और उससे ज्यादा कायर उन्हीं के साथी है, एक ही स्कूटर में घूमा करते थे चंडीगढ़ में, हम तो देखे हैं। तो साहब जो वो स्कूटर चलाते थे, मोदी पीछे बैठता था। तो आज वो स्थिति है, वो कहता है कि इतनी फोर्स, इतना वो, हम कैसे बचा सकते हैं, सबकी सुरक्षा कैसे? मतलब अब इससे ज्यादा और क्या? वो तो चड्डी उतार के खड़ा हो गया नंगे होके कि भैया हमारे तो कुछ हल्ले पल्ले है नहीं, तुम चलाओ, चाहे अपनी सुरक्षा, अपना सब करो सुरक्षित, किसी की इज्जत लूटो, किसी का मर्डर कर दो, कुछ कर दो, कुछ नहीं है। तो ये कायरों की और राहुल गांधी की बहादुरी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट देते हैं, कहते हैं माफी नहीं मांगूंगा। यदि माफी ही मांगनी होती तो आज इस स्टेज तक नहीं आता। तो वो मेरिट की बात करते हैं। तो ये बहादुर होता है जिसको पता है कि आज तलवार की धार पर है वो। उनका 8 साल का कैरियर जाने का मतलब है एक लंबा वो चला जाना, स्लीपिंग मोड में चला जाना। तो यह स्थिति है। लेकिन मैं शकील भाई की बात को बिल्कुल इंडोर्स करते हुए कहूंगा
बिल्कुल सही उन्होंने कहा। और मिर्जा गालिब साहब का इस समय शेर याद आता है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। तो सचमुच कांग्रेस के अंदर वो बैठे गद्दार हैं, वो भीषण हैं, जो कभी यहां पर तो हाँ सब कुछ बताते हैं और दूसरी तरफ जाके मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जरूरत पड़ी तो ट्विटर से और सब पे मैं शेयर करूंगा नाम। तो मैं बताऊं कि वो लोग इतना ज्यादा निकृष्ट लोग हैं। और जैसा बताया शकील भाई ने, बिल्कुल सही बताया, कुछ तो है जो राहुल गांधी को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि राहुल गांधी आ गए तो वो ईमानदार जनता के सरोकारों और सबकी राजनीति होगी, और वह राजनीति हुई तो हमारे लिए जगह नहीं बचे। और कुछ वो लोग हैं जो हर समय उनके चरण वंदन करते हुए उनके पीछे पीछे चल के और सब कुछ, और उधर कहते हैं नहीं भाई जो करना हो करिए, हम तो बस ठीक है, हमें बस बचाए रखो, हमें दिखाते रहो। तो साहब ये स्थिति बिल्कुल सत्य है। तो इसके साथ साथ एक तीसरी चीज और जोड़ूंगा, इनमें तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जो आप भाजपा के लोगों को फोन करके बताते हैं आज ये चर्चा हुई, इस पे ये कह सकते हो, ये पॉइंट अच्छा उठा सकते हो और इस पे घेर सकते हो। तो साहब वो भी लोग हैं। तो ये समझिए ये अय्यारी हो रही है, ये नरेंद्र मोदी के लिए अय्यारी हो रही है, भाजपा के लिए हो रही है, आरएसएस के लिए हो रही है। वो दोनों तरफ से वो करते हैं कि हाँ धीरे से वह हमारा बना रहे, हमारे दोनों हाथ में लड्डू रहे, इधर रहे तो भी ऐस मारे, उधर इधर राज्यसभा मिल जाए या कुछ मिल जाए या हो जाए तो ठीक है, इधर न मिले तो उधर कुछ मिल जाए, नहीं मिले तो कम से कम हमारे हम सुरक्षित रहे। तो साहब वो स्थितियां हैं उस तरह के लोग। तो उन कायरों की फौज को, जो ये कायर जहां जहां, और ये कायर भी नहीं कहेंगे उन्हें, मक्कार जो है, उनको लात मार के बाहर करने की जरूरत है, सीधी सी बात। और उससे एक बार नुकसान होगा, बार बार नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी पर, उनकी राजनीति पर, उनके विचारधारा पर जो इस देश को सुलगा रही है, आप सोचिए 1947 में देश आजादी के बाद कभी मेवात में, नूह में कभी दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहां के लोग प्यार से बिल्कुल उससे रहते थे। उनको दंगा कराने की पूरी रणनीति रची गई, किस तरीके से उस पर काम किया गया, मुस्लिम मंच ने किस तरीके से वहां जाकर एक साजिश रची, और उस साजिश के साथ साथ किस तरह सोशल मीडिया में एक प्रवोक करने वाला किया गया कि जीजा आ रहे हैं, और उसके बाद में जब मस्जिदों और सबके सामने से गुजरते हैं तो कैसी कैसी गाली देते हैं, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। तो ये सब खेल हो रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? ये इनकी नीति ये है, विचारधारा ये है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कहां पर क्या क्या, किससे हमें राजनीतिक फायदा मिल सकता है। तो पंजाब में हिंदू सिख लड़ा दो, आप पहुंच जाओ मणिपुर तो वहां पर जाके मैतेई और कुकी लड़ा दो, आप पहुंच जाओ असम तो वहां पर लड़ा दो, और उसके बाद जनजातियों को लड़ाते रहिए, जातियों को लड़ाते रहिए, धर्मों को लड़ाते रहिए, हिंदू मुस्लिम करो, चाहे हिंदू ईसाई करो, चाहे कुछ भी करो। तो ये स्थिति है, ये नफरत के बूते। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं नफरत छोड़ो, मोहब्बत की दुकान खोलो। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इससे डर गया है हमारे देश का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस, उसके लोग, और उस डर के कारण वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये डरपोक कायर लोग जो हरकतें कर रहे हैं वो हमें समझने की जरूरत है, और इस देश को समझने की जरूरत है, हर संजीदा व्यक्ति को। आज शर्म आती है मुझे इस देश की उस जनता पे कि कल जो बोला हमारे चीफ जस्टिस ने, उस पर तो आज सुलझ जाना चाहिए था, सारी चर्चाएं उस पर आ जानी चाहिए थी। क्यों नहीं हो रही? उन्होंने पूरी तरह से सरकार को जिस तरह से नंगा किया है, उसके बाद में आना चाहिए था। आप सोचिए, शर्म से मर जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में डूब के उन मंत्रियों और नेताओं को जो इसके कटघरे में है, इस परिधि में है। जो काम गृह मंत्री को करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो और तमाम छोटी अदालतों को करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कल्पना करिए
ये हालत है इस देश की, सब फेल हो गया, विधायिका का काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आप समझिए मक्कारों की फौज बैठ गई है सत्ता में, ये मक्कारों का पूरा गढ़ बन गया है, किला बन गया है, और इस किले में वो अपने आप को करके दूसरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इनकी कायरता है। और राहुल गांधी तो अकेला लड़ रहा है, और जैसा शकील भाई ने कहा, वो जिनके बीच में भी है वो भी दोगले हैं। तो जब वो दोगले हो तो वो अकेला लड़ रहा है और सच्चाई के लिए लड़ रहा है। शायद यही वजह है कि हम इतने लोग यहां बैठे हैं और राहुल गांधी के लिए अच्छा बोल रहे हैं। और सचमुच इस देश को प्राइड होगा यदि उसके जैसा इस देश को प्रधानमंत्री मिलेगा। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, ये बात बहुत सही आप कह रहे हैं कि कम से कम एक आदमी है जिसके बारे में हम भी चर्चा कर रहे हैं और अच्छी चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, 10 या 12वां दिन था, मैं और शकील अख्तर जी हम दोनों यहाँ हैं, दोनों हम लोग कोच्चि पहुँच गए थे। शकील जी आपको याद होगा, और उस वक्त भी राहुल गांधी के पक्ष में, उनके साथ चलने वालों में से भी बहुत कम लोग थे जो उनके पक्ष में बोलते थे। याद है ना शकील अख्तर जी? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ आप लोगों के मंच पे, इस सार्वजनिक मंच पे कहना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है। उन्हें अपने अंदर के दुश्मनों से भी लड़ना पड़ता है और बाहर के दुश्मनों से तो लड़ना पड़ता ही है। इसलिए यहां किन किन को एक्सपोज किया जाए, क्या क्या बातें की जाए ये जरूरी नहीं है। जरूरत यह है कि आज इस देश को एक अच्छे शासक की जरूरत है, और इसलिए यहां पर जी शकील जी, फिर मीनू जी के पास आता हूं। देखिए, एक्सपोज करना तो जरूरी है, मगर उन सबको बचाते आप ही हैं। आप ही बार बार मना करते हैं कि इस टाइम छोड़िए, बड़ी लड़ाई चल रही है, कांग्रेसियों को एक्सपोज मत कीजिए। लेकिन आप जो है इन लोगों को बचाना थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि ये लोग जो है शल्य हैं। आपको मालूम है शल्य क्या काम करता था? जी वो बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, मैं भी इससे सहमत हूँ। कर्ण को आप अनुमति दीजिए, हम लोग लिस्ट बताएंगे कर्ण को हमेशा सबूत के करता साथ रहता था। अजय जी कुछ बोलें जी। तो ये जो है वो तो एक शल्य था जिसने कर्ण जैसे महावीर को खत्म कर दिया था। यहाँ तो जाने कितने शल्य हैं जो राहुल को दिन रात डराते रहते हैं। सोनिया जी को यही तो डराते रहते थे हमेशा कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, अगर आपने कोई कार्रवाई कर दी यूपी के टाइम में तो देखिए दोनों बच्चे हैं राहुल और प्रियंका, इनके खिलाफ कुछ हो जाएगा। तो ये डरा डरा के जिस तरह शल्य डराता था कर्ण को, ये करते हैं। तो आप इनको बचाते हैं। कांग्रेसियों का असली चेहरा जो है अभी राजीव जी एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि यदि जैसा शकील भाई ने कहा, यदि इसी तरीके का खेल न किया गया होता तो मोदी जैसे व्यक्ति को हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी में न देखना पड़ता। वो आदमी आज सजा काट रहा होता और उन मॉब की हत्याओं की सजा काट रहा होता। यही कह के कैसे बचवाया गया, बस इतनी कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। हो रही हैं, और कांग्रेस के अंदर की बातें भी जरूरी भी है करना, कुछ चीजें एक्सपोज होनी भी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। आप तमाम साथी जो हमारे हम पर भरोसा करते हैं, और आपका अधिकार है कि हम वो सारी बातें आप तक हम पहुंचाएं, और इसलिए भी चर्चा हम करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आज कहने की जिसकी जरूरत नहीं है। आज जो लड़ाई है वो लड़ाई हरियाणा में कैसे शांति बहाल हो, मणिपुर में कैसे शांति बहाल हो। आप जब सड़क पे जा रहे हैं और कोई पुलिस वाला आ रहा है गन लिए हुए है, तो आपको भय ना हो, डर ना हो कि कहीं वो गोली ना चला दे, ये डर से आप न जूझें, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए भी हम उधर न जाकर के, एक काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए समय बहुत ज्यादा हम आज हो गया है आप लोगों के पास, अभी हमारे 3-4 साथी हैं, उनके पास आना है, जल्दी जल्दी आता हूं। मीनू जी कैसे आप देखती हैं, राहुल गांधी पे केंद्रित थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं, और चूंकि परसों राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही आज से ही शुरुआत हो गई है, जबकि राहुल गांधी ने अपना उस हलफनामे का जवाब भी दिया है जिसमें राहुल गांधी के ऊपर सीधा सीधा आरोप, 3 बातें कही गई हैं कि राहुल गांधी घमंडी हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, और राहुल गांधी आपराधिक इतिहास है उनका। ये पहले मांग लेता तो परिस्थितियां कुछ और होती, मतलब वो अहंकारी है। जी
मेरे ख्याल पूर्णेश मोदी गलतफहमी में लिख गए हैं। ये शब्द के सामने राहुल गांधी की जगह नरेंद्र भाई लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। उनके ऊपर पूरी सटीक बैठती है, घमंडियां, अहंकारियां, आपराधिक इतिहास है, पूरा बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, देखिए कल का जो मामला, जो परसों का मामला है, जो मेरी समझ कहती है, मैंने कोई कानून नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा, जितना अखबारों के जरिए या अपने ज्ञान अर्जन के जरिए जो मैंने सुना है, समझा है, उसके हिसाब से कल उन्होंने कन्विक्शन पे वो कराई, करने रोक लगवाने की, मतलब सजा पे रोक लगवाने की जो अपील है वही जा रही है सुप्रीम कोर्ट तक। जो उनका ट्रायल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, लोअर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चला था, लोअर कोर्ट में चला था, उसकी अपील तो उन्होंने यहां कर रखी है सेशन कोर्ट में। तो मेरे हिसाब से सेशन कोर्ट में जब तक वो ट्रायल पूरा नहीं होता और वहां से सजा को दोबारा से कंफर्मेशन नहीं होती, तो कोई राहुल गांधी की गिरफ्तारी होना या ना होना, या सुप्रीम कोर्ट का पक्ष या विपक्ष दोनों भी तरीके से निर्णय आने से इमीडिएट कुछ ऐसा वज्रपात नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसका दूरगामी परिणाम जरूर होंगे। उसमें दोनों स्थितियों में देखिए, राहुल गांधी के पक्ष में फैसला जाता है तो ये समझ लीजिए 2024 का आधा युद्ध जीत लिया विपक्ष ने और कांग्रेस ने खासकर, और कांग्रेस निर्विवाद एक लीडर के रूप में लीड करेगी, जो भी सरकार बनेगी, कोलिशन की बने या जैसे भी बने। और अगर नहीं हो पाता है तो उसमें थोड़ी देर इनकी ट्रोल आर्मी और वो सब हो हा हे हा करेंगे, जैसे उन्होंने राफेल में किया, झूठी मिस रिप्रेजेंटेशन कि देखो दोषी करार दे दिया और ये सजा याफ्ता मुजरिम है और या ये जो भी कुछ है। लेकिन मुझे इस चीज की उम्मीद कम है। देखिए, राहुल गांधी दोनों स्थितियों में इसमें एक तरीके से उनके पक्ष में है, ये दोनों ही स्थितियां। और राहुल गांधी का, देखिए हम भारत जोड़ो यात्रा की बार बार बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई है, वो किश्तों में चल रही है लगातार। जब से राहुल गांधी जनवरी में खत्म हुई यात्रा, उसके बाद से लगातार वो चले जा रही है। अभी कल ही आपने देखा आजादपुर मंडी गए वो उस जो वीडियो जो एक टीवी चैनल ने दिखाया, ये यूट्यूब चैनल ने दिखाया था, जिसमें कि वो सब्जी वाला बेबसी अपनी जाहिर करते हुए रो पड़ता है, तो उसी से मूव्ड थे राहुल गांधी और इसीलिए वो एक्चुअली हालात देखने गए थे सब्जी मंडी के। सिंबॉलिक उनकी एक विजिट थी, तो वो अभी तक चल रहा है। और देखिए, राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेता हैं जो संघ की विचारधारा के ऊपर लगातार हमलावर है। एक अकेले नेता है पूरे विपक्ष में, एक अकेले नेता है जो मणिपुर गए थे सबसे पहले। तो आप जो राहुल गांधी ना चाहते हुए भी, राहुल गांधी को चाहे पद का लालच है या नहीं है, जो मैं मानती हूं, मेरा मानना ऐसा है कि राहुल गांधी को पद का या प्रधानमंत्री बनने का कोई लोभ नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनका एक जुनून है उनके सिर पे सवार इस वक्त, इस विचारधारा से लड़ना, जो ये विषैली विषाक्त विचारधारा है। तो वो उसी के ऊपर अपना उनका पूरा फोकस है। और अभी उनका यूथ के ऊपर, जो यूथ कांग्रेस है, यूथ है जो, मतलब जो इस देश का जो जवान है, आपने देखा होगा जो जिस वीडियो की बात पहले से भी हो रही है कि वो ट्रेन के कूपे में बैठे हुए एक बच्चे लोग, एक मुस्लिम है जो वो अपर बर्थ पे नमाज अदा कर रहे हैं और नीचे बच्चे लोग उनको परेशान करने के लिए नीचे से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो जो ऐसी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को का दिमाग जो है, जो ब्रेन वॉश इन्होंने कर दिया है, उसको वापस सही जगह पे लाने के लिए राहुल गांधी एनएसयूआई को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी आपने कल परसों देखा होगा कि वहां उनका कन्वेंशन हुआ और उसमें खुद राहुल गांधी मौजूद थे और इसीलिए कन्हैया कुमार को उसका उन्होंने इंचार्ज बनाया। बल्कि जब कन्हैया कुमार को बनाया गया तो ये कहा गया कि देखिए कि कन्हैया कुमार को सही जगह नहीं मिली। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है कन्हैया कुमार का। देखिए, कन्हैया कुमार यूथ आइकॉन है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं। जेएनयू में वहां वो प्रेसिडेंट रहे हैं छात्र यूनियन के और बहुत अच्छे ओरेटर हैं, ज्ञान बहुत ज्यादा है। देखिए, अधिकतर मामलों में क्या होता है, ज्ञान जिसको होता है वो अच्छा ओरेटर कम होते हैं लोग ऐसे। मतलब मेरी जिंदगी में ऐसा अनुभव आया है कि वो अपने ज्ञान को अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। कन्हैया का क्या है कि ज्ञान भी है और अभिव्यक्ति भी दे पाते हैं और ऊपर से पॉलिटिकल सेंस भी बहुत बढ़िया है। तो वो उन्होंने उस आदमी को लगाया है युवाओं को कि दिमाग को सही विचारधारा से प्रेरित करने के लिए, जो कि इस मुल्क के लिए मुफीद है।
तो उन्होंने बिल्कुल सही व्यक्ति का चुनाव किया। और राहुल गांधी की जो नीतियां है वो अल्टीमेटली विपक्ष को भी उसी पे चलना पड़ेगा और ये आगे तक जीतेंगे। और वो राहुल का कहना है कि डरो मत, उससे विपक्ष भी इंस्पायर है, इसीलिए 26 लोग इकट्ठे आ गए, नहीं तो कौन आता। राहुल गांधी की भारत यात्रा का ही परिणाम है कि देखा उन्होंने, यार ये तो निडर होकर सड़कों पे निकल पड़ा है और हम डरे पड़े हैं। तो उसी का ये नतीजा था कि ये लोग सब साथ आए और अब आगे भी साथ रहेंगे। उनको पता है कि ये लीडर है सामने, जिसको कहते हैं छाती पे गोली झेलने के लिए, ये खड़ा है सामने, ये लड़ेगा हमारी तरफ से। जी राजीव जी। जी प्रशांत जी, कैसे देख रहे हैं आप जो कुछ अब आगे आने वाला समय? पहली बात तो मैं शकील साहब की आधी बाहें की कमीज देख रहा हूँ। आधी बाहें की कमीज में आस्तीन का सांप नहीं छुप सकता। तो वहां जिन आस्तीन के सांपों की ये बात कर रहे थे उनके लिए सबक है कि आधी आस्तीन की कमीज पहना करें ताकि दिख जाए आस्तीन के सांप, छिप ना पाए। और मीनू जी की बात पे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी अच्छे ओरेटर माने जाते हैं। ज्ञान के बारे में मैं बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आखिर में एक बात कह दूं कि 3-4 बुलेट पॉइंट्स और बात खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया। एक, उन अधिकारियों के लिए सबक है, पुलिस अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, कर रहे हैं। हरियाणा में भी ये देखा गया है, बिहार में भी देखा गया, कई जगह ऐसे दंगों के जगहों पर देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में कि वो कार्यकर्ता की तरह, एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते, जो उनका निष्पक्ष आचरण होना चाहिए। एक IAS IPS को संविधान की शपथ लेके वो आता है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर भारत के राष्ट्रपति का होता है। उनको सबक क्या देना चाहिए कि अब बीजेपी समर्थित मीडिया सरकार को बचा रहा है और सारा दोष अब पुलिस पे मोड़ रहा है। गलती पुलिस की है। अब उन पुलिस अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जिन्होंने इजाजत दे दी, जिसके वीडियो आए उसको गिरफ्तार नहीं किया, या जो भड़काऊ चीजें थी, जो हथियार लेके जुलूसों में गए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस उनको पकड़ लेती अगर, तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब पुलिस ने तो कार्यकर्ता के तौर पे काम किया और कार्यकर्ता को पारितोषिक ये मिल रहा है कि इनका जो मीडिया है वो चिल्ला के कह रहा है कि सरकार ठीक है, पुलिस अधिकारियों ने सारा गड़बड़ किया है। दूसरी बात जो कम चर्चा में आई है मीडिया में, कल एक बड़ा फैसला पटना हाईकोर्ट से आया है। जातिवार सर्वेक्षण को उन्होंने हरी झंडी दे दी है और उसका फाइनल फेज था जब उस पर स्टे लग गया था। मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने में वो रिपोर्ट उसकी आ जाएगी, या 2 महीने में अक्टूबर-नवंबर तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये उत्तर भारत की राजनीति को हिला देगा। बीजेपी की बड़ी हार हुई है इस हाई कोर्ट की हरी झंडी से। बीजेपी ने भरसक कोशिश की कि ये ना होने पाए, लेकिन वो हो गया। और अब जातिवार जनगणना की मांग जोर से उठेगी, क्योंकि एक सैंपल बिहार के जातिवार सर्वे से दिखाई दे जाएगा कि कौन कितना है और कितनों में बैठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर होगा भारत की राजनीति में और समाज में, और उसमें वो इतना बड़ा होगा कि इसमें कोई ये नू और गुड़गांव और ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। गुड़गांव के बारे में और नूह के बारे में, हरियाणा के बारे में सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अपार्टमेंट गया 21st सेंचुरी का, वहाँ मल्टीनेशनल्स के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक सबके हेडक्वार्टर्स हैं। ई कॉमर्स के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स हैं। वहाँ इंटरनेट बंद, दरवाजे तक वहाँ पे दंगा पहुँच गया। ये दंगा इन मल्टीनेशनल्स कंपनीज के दरवाजे पे आ गया
और अपार्टमेंट में जाएगा। ये जो मिडिल क्लास हमारे देश का है, जो व्हाट्सएप पढ़ता है और बड़े आनंद से और सोफे में रिमोट लेके वो नफरती चैनल को देखता है और बड़ा उसको गुदगुदी होती है जब वो दंगे होते हैं कहीं। ये दंगा उसके दरवाजे पे आ गया है। जिस दिन अपार्टमेंट में घुस गए दंगाई, उस दिन इनके सारा जो ये रिमोट लेके आनंद ले रहे हैं और व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं और पार्कों में जाके ये मंडलियां लगा रहे हैं, इनके होश उड़ जाएंगे राजीव जी। ये हिंसा अब मिडिल क्लास जो दर्शक दीर्घा में था अब तक, अब उसके सर पे आ गई है हिंसा। उस 3 टायर के और AC 3 टायर के डब्बे तक हिंसा और बंदूकधारी पहुंच गए हैं, जहां ये चलता है 20 बच्चों परिवार के साथ छुट्टियां मनाने या कहीं जाने। ये अलार्म है। और अब भी वो नफरत का साथ देना बंद कर दे। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि जो कर्नाटक ने एक मौका दिया, कर्नाटक ने मॉडल दिया है कि इस नफरत के पूरे जाल को कैसे काबू किया जाए। आप देखिए कि 1 साल से, चुनाव के 1 साल पहले से पूरा लेबोरेटरी बिछाई गई, हिजाब के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे लड़कियों को परेशान किया गया, पीछा किया गुंडों ने हिजाब पहने लड़की का। वो सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी जीत नहीं पाई। लेकिन जब सरकार आई है, सारे गुंडों को एकदम ठीक कर दिया। इनके रजिस्टरों में नाम हो गए, इनको थाने बुला बुला के हलफनामे लिखवा लिए कि अब पकड़ोगे तो NSA लगेगा। ये मॉडल है। ये अशोक गहलोत को या दूसरे राज्यों को, विपक्षी सरकारों को करना चाहिए। बीजेपी नहीं करेगी, लेकिन विपक्षी जहां सरकार है उनको कर्नाटक के मॉडल को देखना चाहिए राजीव। कर्नाटक के मॉडल को देखना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह जी। आगे क्या कुछ देख रहे हैं संजय जी? बिल्कुल वही जो प्रशांत जी कह रहे हैं जी, बिल्कुल वही जो प्रशांत जी कह रहे हैं। माने अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो वो तो तभी बन गए होते जब मनमोहन सिंह बने थे। लेकिन राहुल गांधी ने ये पूरा देखा और पूरा झेला। अब जो पुण्यन मोदी सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगा रहे हैं, ये सब नरेंद्र मोदी तो कहते रहे हैं और ये इन्होंने 10 साल सब झेला बिना किसी कोई जवाब दिए। और अब वो जो तैयारी है उनकी, या जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं और उनके विरोधियों या आस्तीन के सांप का जो हाल हुआ है, वो सब साफ है, सब दिखाई दे रहा है। तो सबको समझ में आ रहा है कि वो आगे कितने मजबूत होकर उभरेंगे और तब उनको क्या करना है। दोनों बातें क्लियर है। माने अभी स्थिति यही है कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जितना डैमेज करने की कोशिश की है, उसके बावजूद वो इतना यहां तक पहुंचे हैं। और उनके खिलाफ कहने के लिए सिर्फ ये है नरेंद्र मोदी के पास कि आप बेल पे हैं। लेकिन बेल पे हैं, उन पे जज की हत्या करवाने का आरोप नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से, और जहां उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को पहुंचा दिया है। तो राहुल गांधी पे अगर ऐसा कोई आरोप होता तो वो इस स्थिति में नहीं होते। तो राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन कितने अच्छे हैं या किस लेवल पे हैं, ये क्लियर हो गया है। और उनके साथ वालों को ये समझ में आएगा कि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो किस लायक होंगे, वो सब दिखाई दे रहा है, हम लोग सामने देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है और लग रहा है कि राहुल गांधी ने अगर रिस्क लिया था तो वो उसका रिजल्ट भी देंगे। राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो वो बहुत पहले बन जाते और अब ये सब झेलते जो उन्होंने पिछले 10 साल झेला। तो अगर प्रधानमंत्री होने के बाद झेलते तो बीजेपी बहुत मजबूत हो जाती और शायद आगे वो लंबा चलता। लेकिन बीजेपी, संघ परिवार, RSS 10 साल में जीरो हो जाएंगे। अगर राहुल गांधी फिर सरकार में आ जाए तो बीजेपी, RSS जीरो हो जाएंगे। और राहुल गांधी का जो कद बना है वो अगले 20-25 साल तो भारत में एक अच्छी मजबूत सरकार बनेगी, चाहे जिसकी भी हो, जैसे भी चलाए, जो भी प्रधानमंत्री हो। लेकिन वो संघ परिवार से छुटकारा मिल जाएगा, जो अभी तक पिछले 50 साल तक सिर्फ टांग खींचने का काम किए और कुछ नहीं किए। अभी पिछले दिन एक चुटकुला, एक कार्टून घूम रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया, RK लक्ष्मण का बनाया हुआ कार्टून है जो काफी पुराना है। उसमें यह कहा जा रहा था कि तुम्हें तो इसीलिए गिरफ्तार किया गया है कि तुम सच फैला रहे हो।
तो स्थिति यह है कि ये 25-30 साल पहले वो कार्टून बना था, वो आज स्थिति है कि मणिपुर में वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हुआ यह है कि सरकार जो भी थी, काम उसको नहीं करने दिया गया है। अब आरएसएस 10 साल में जिस स्थिति में पहुंचेगी, और नरेंद्र मोदी अगर डरे हुए हैं या बीजेपी वाले लोग डरे हुए हैं, तो वो इसीलिए डरे हुए हैं कि अब इनका सफाया होगा और सरकार ढंग से काम करेगी और शायद कुछ बेहतर हो पाए। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल जो हुआ था वो हमने देखा पिछले 10 साल में, और आगे जो 70 साल होगा वो बहुत बढ़िया होने जा रहा है, मुझे इसकी उम्मीद है। राजीव जी, बेहतर हो, अच्छा हो, बिल्कुल। कुछ कह रहे थे आप? हम प्रशांत जी ने एक वाक्य बोला, दर्शक दीर्घा में दंगे, तो हमें मुकुट बिहारी सरोज जी की एक कविता याद आ गई। बहुत बड़े कवि थे। राम करे दर्शक दीर्घा तक आ न जाए दंगे, अव्वल मंच बनाया ऊंचा, जनता नीची है, उस पर वर्ग वर्ग में अंतर रेखा खींची है। थोड़ी बड़ी कविता है, पूरी इस टाइम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन ये जो कहा है उन्होंने, राम करे दर्शक दीर्घा से, तो जो प्रशांत जी कह रहे थे कि दर्शक दीर्घा में दंगे ना आ जाएं, राम करे ऐसा न हो, क्योंकि दर्शक दीर्घा में दंगे आना बहुत खतरनाक होते हैं। तो मुकुट बिहारी सरोज जी की कविता याद आ गई थी, कभी सुनाएंगे उसको हम पूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक अच्छी कविता के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। 8:56 में देख रहा हूँ, ऑलरेडी लंबा वक्त, लेकिन बहुत शानदार चर्चा और बहुत सारी बातें, बहुत सारे आयाम जब हम चर्चा के लिए बैठते हैं तो खुलते हैं, और चर्चा ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीनू जी आपका, जय शुक्ला जी आपका, संजय जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शकील अख्तर जी आपका।